Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will be doing a few of the skin appendages tumor. कुछ जो है कल कवर हुए थे, अब जो है मुझसे आगे इंशाल्लाह फ्रॉम द डेस्मोप्लास्टिक ट्रैकोपिथेलियोमा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं जो है आपको ये वाले ट्यूमर्स बताऊं, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है हम इंसाइट ले लें टू द स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर। इसमें अगर आप देखें तो जब भी हम हेयर की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं एक होता है हेयर रूट। हेयर रूट वो पोर्शन है जो कि हमारे पास हेयर फॉलिकल के अंदर है, ठीक है। और शाफ्ट वो पोर्शन है जो कि इससे बाहर है। या वैसे भी हम कोई अगर ट्री देखें, रूट्स वो होती हैं जो सॉइल के अंदर है और जो उससे बाहर है उसका स्टेम है। तो सिमिलरली जो पोर्शन हेयर का अंदर है वो रूट है और जो उसके बाहर है वो जो है उसका शाफ्ट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं, जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हेयर फॉलिकल क्या चीज़ है, इनर रूट शीथ क्या है, आउटर रूट शीथ क्या है, या हम जब पाइलोसेबेशियस यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ समझेंगे ना, तो अल्टीमेटली जैसे ट्यूमर का कोई नाम आएगा तो हमें जो है आगे समझ आ जाएगा कि उस ट्यूमर में हिस्टोलॉजी हमें क्या मिलने वाली है, या पैथोलॉजी हमें क्या मिलने वाली है, या उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर हम पाइलोसेबेशियस यूनिट की बात करें तो उसमें आपके पास पूरा का पूरा हेयर फॉलिकल आता है, ठीक है। इसमें शो नहीं किया हुआ लेकिन सेबेशियस ग्लैंड भी आता है, और इसके अलावा जो है एरेक्टर पाइलाई मसल भी आता है, ठीक है। तो आपका एरेक्टर पाइलाई मसल ये थोड़ा सा मस्क्यूलेचर है, क्योंकि ये इस तरीके से कट हुआ है ना, तो हमें हमेशा रिक्वायर्ड चीजें तो नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर जब आप पाइलोसेबेशियस यूनिट की बात करते हैं तो उसमें हेयर फॉलिकल के साथ साथ सेबेशियस ग्लैंड भी आता है और इरेक्टर पाइलाई मसल भी आता है, ठीक है। फिर अगर हम सिर्फ हेयर फॉलिकल की बात करें, ये तो अभी हमने पाइलोसेबेशियस यूनिट की बात की है। अगर हम सिर्फ हेयर फॉलिकल की बात करें तो इसमें ये आप देख रहे हैं, ये तो हेयर हेयर है हमारे पास अंदर जो कॉम्पैक्ट केराटिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये हेयर है, ठीक है। ये यहाँ पर हेयर ब्रेक हुआ हुआ है। अब ये हेयर की जो है रूट है, अब इससे जब बाहर निकलेगा वो स्टेम है। अगर हम हेयर फॉलिकल की बात करें तो हेयर फॉलिकल में आपके पास चीजें आती हैं कौन कौन सी। उसमें इनर रूट शीथ आती है, आउटर रूट शीथ आती है, ठीक है। और ये वाला कनेक्टिव टिश्यू आता है जो आपका डर्मिस, क्योंकि हमने बोला कि जो स्किन अपेंडेजेस हैं वो डर्मल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो डर्मिस में जब हमारे पास हेयर होता है, हेयर फॉलिकल होता है, तो ये जो डर्मिस का कनेक्टिव टिश्यू उसको सराउंड कर रहा है, ये आपका। उसके अलावा एक्सटर्नल रूट शीथ, ये जो एक्सटर्नल रूट शीथ है ना, आप इनके सेल्स देख लें किस तरह से आपको क्लियर साइटोप्लाज्म वाले नजर आ रहे हैं। और इनको जो है यहाँ से आप देखें बिल्कुल ऐसे जैसे पियानो कीज होती है, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल रूट शीथ होता है। अभी हम बात करें हेयर फॉलिकल की, ठीक है, नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर। हेयर की जब हम बात करें तो उसमें वही रूट है और जो है आपका शाफ्ट है, लेकिन उसकी फिर वो हम जो पार्ट्स की बात करते हैं कि मेड्यूला है, कॉर्टेक्स है, और उसके बाद जो है क्यूटिकल है। अब हम जब बात हेयर फॉलिकल की करते हैं ना, तो हेयर फॉलिकल में आ जाता है एक्सटर्नल रूट शीथ, इंटरनल रूट शीथ। ये जो इंटरनल रूट शीथ हैं, जो ज्यादा बेसिलिक सेल्स हैं, इनके न्यूक्लिया आपको प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन जो है क्लियर साइटोप्लाज्म नहीं है। ये क्लियर साइटोप्लाज्म आपको एक्सटर्नल रूट शीथ में मिल रहा है, ठीक है। ये आपके पास इनर रूट शीथ होगी अब, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू उसको सराउंड कर रहा होता है, ये आपका होता है हेयर फॉलिकल। इसीलिए सिंपल, अगर हेयर निकल जाता है इसमें से, डिस्पाइट दैट आपका हेयर जो है जर्मिनेट कर जाता है जब तक कि हेयर फॉलिकल वहां पर अलाइव है। अगर हेयर फॉलिकल डेड हो जाए तो फिर वहां से हेयर नहीं निकल सकता। तो हेयर फॉलिकल मेन चीज होती है, ठीक है। अब यहीं पर जो है इसी स्ट्रक्चर के अंदर आप ये चीज देख लें कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है डर्मिस का, जो इसके अंदर जा रहा होता है, वैसे तो ये डर्मिस है। अब जब यही स्ट्रक्चर हेयर के अंदर जा रहा होता है और इन्वेजिनेट करता है यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ से जो हेयर डायलेट हो गया है ना, ये हेयर बल्ब है। अब यहाँ पर ये जो डर्मिस का स्ट्रक्चर इसके अंदर जा रहा है, इसको अब हम कहेंगे हेयर पेपिला, नॉट डर्मल पेपिला, इसको हम बोलेंगे हेयर पेपिला, ठीक है। हेयर पेपिला के ऊपर जो यहाँ पर एपिथीलियम होती है, ये हमारे पास होती है जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। जर्मिनल एपिथीलियम होती है, और इसी जर्मिनल एपिथीलियम से सारे जो है ना सेल्स जर्मिनेट होते हैं, जो कि पहले आपके पास जो है हेयर मैट्रिक्स, ये जर्मिनल एपिथीलियम हेयर मैट्रिक्स बनाती है, ठीक है। और इसी हेयर मैट्रिक्स से जो है आपके पास ग्रो करती है, बाकी आपकी इनर रूट शीथ बनती जाती है जो बाहर की तरफ पिंक होती जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे सिंपल एपिडर्मिस में आप देखते हैं ना, नीचे से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी और उसके ऊपर बेसल सेल्स हैं,
तो आपके जो बेसल सेल से ऊपर ऊपर वो डिफरेंशिएट होते जाते हैं और बिल्कुल जाके ऊपर जो है कैराटिन स्ट्रेटम कॉर्नियम बना देते हैं। तो हेयर का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह है कि जर्मिनेटम एपिथेलियम इसमें इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। ये यहाँ पर आप देखें ना, अगर यहाँ पर, तो ये आप देख रहे हैं, ये इसका हेयर का जो है, ये जो डर्मिस का जो पोर्शन इसके अंदर इन्वेजिनेट कर रहा है, ये आपका हेयर पेपिला है, और ये जो है हेयर मैट्रिक्स है। और यहाँ पर ये जो एपिथेलियम आपको नजर आ रही है ना, देखें, बेसल लेयर्स, तो ये जो है जर्मिनेटिव एपिथेलियम है आपकी हेयर की। और ये जैसे जैसे ऊपर डिफरेंशिएट करते जाते हैं तो बिल्कुल एपिथेलियम की तरह इनका न्यूक्लियस गायब होता जाता है और ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट कैराटिन बना देते हैं, और वो जो है ना फिर आपका एक हेयर बन जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स को क्लियर करना इसलिए लाजमी है क्योंकि जब हम बात करते हैं हेयर ट्यूमर्स की, तो स्पेसिफिकली कौन सा एक्सटर्नल रूट शीट से जो है अराइज हो रहा है, तो हम देखेंगे उसकी हिस्टोलॉजी में हमें क्लियर सेल्स मिलेंगे, जैसे कि ये है। फिर सिमिलरली हम मैट्रिकोमा की बात करते हैं तो हमारे जहन में आ जाएगा कि हाँ वो ट्यूमर वो है जो कि मैट्रिक्स से अराइज हो रहा है, तो उसकी हिस्टोलॉजी इसके आसपास होगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो है मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो ये जो हेयर होता है ना, हेयर, ये आपका केराटिनाइज्ड प्रोडक्ट होता है हेयर फॉलिकल का। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब उसके अलावा अब ये हेयर जो है चिपका कैसे रहता है आपके हेयर फॉलिकल के अंदर, स्टे कैसे करता है, तो वो चीज इस तरीके से होती है कि आपके जो ये इनर रूट शीथ है ना, इनर रूट शीथ, ये जो इनर रूट शीथ है वो क्यूटिकल के साथ बिल्कुल ग्लूड होती है। जो हेयर का क्यूटिकल बनता है ना, जो हमने बोला जो एक्सटर्नल हेयर हमें नजर आता है उसका क्यूटिकल है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला है, तो उसके अंदर जो आपकी इनर रूट शीथ जो होती है वो बिल्कुल ग्लूड होती है टू क्यूटिकल के साथ, और इसी वजह से जब हम उसको प्लग करते हैं तो इनर रूट शीथ अंदर रह जाती है, बाकी हेयर हमारे पास जो है बाहर आ जाता है, जो कि फिर क्योंकि इनर रूट शीथ पार्ट है हेयर फॉलिकल का। ठीक है, वी डू नॉट प्लग द पूरा हेयर फॉलिकल, वी ओनली प्लग द हेयर। अच्छा, अब यहाँ पर वही चीज आ गई, और इसमें अगर हम देखें तो ये यहाँ पर जो हमने इन जनरल स्ट्रक्चर्स जो है जो डिस्कस किए थे, कि हमने बोला था कि ये जो है इनफंडिब्यूलम है जहाँ पर आपका हेयर बिल्कुल बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, जहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड ओपन होता है जो है हेयर फॉलिकल के अंदर, ये पूरा पूरा हेयर फॉलिकल है। ठीक है, और ये जो है ना, ये पाइलोसेबेशियस यूनिट है आपके पास, जिसमें सेबेशियस ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल है और इरेक्टर पाइलरी मसल है। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर ओपन हो रहा है इसको जो है हम इस्मस बोलते हैं। अब इनफंडिब्यूलम इसको बोलते हैं, आप देखें बिल्कुल फनल शेप्ड इसकी शक्ल है, इसीलिए इनफंडिब्यूलम इसका नाम है। ये जगह इस्मस हो गई। उसके अलावा इसमें जो है हम क्या बता सकते हैं, बस तकरीबन यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है हम आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ जो है जनरली हमने जो कल ट्यूमर्स पढ़े थे उसमें थोड़ा सा मैं उसको हल्का से रिवाइज करूंगी ताकि आज की जो ट्यूमर्स हैं उनमें उनके साथ उनकी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने सबसे पहले जो है इन्वर्टेड फॉलिक्यूलर कैराटोसिस पढ़ा था, तो ये उसकी पिक्चर है। इन्वर्टेड फॉलिक्यूलर कैराटोसिस को हमने कहा था कि उसके अंदर जो है हाइपर कैराटोसिस होती है, कहाँ पर, आपके इनफंडिब्यूलर रीजन पर, और ये एंडोफाइटिक ग्रोथ है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें इस पिक्चर को, इनफंडिब्यूलम कौन सा पार्ट है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर वैसे तो सेबोरिक केराटोसिस हम बोलते हैं जो बाहर की तरफ केराटोसिस हो रही है। अब यही केराटोसिस यानी कि आपकी जो है केराटिन जो है उसकी हाइपर केराटोसिस हो रही है, जैसे कि सेबोरिक केराटोसिस के अंदर थी, ये बजाय बाहर के ये अंदर की तरफ होने लग जाती है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड फॉलिक्यूलर केराटोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, और ये सेबोरिक केराटोसिस का ही वेरिएंट है, लेकिन चूंकि इसकी पाइलोसेबेशियस जो है ना ग्लैंड के अंदर, हेयर फॉलिकल के अंदर इसकी हाइपरकेराटोसिस हो रही होती है, इसीलिए हमने इस वेरिएंट को पढ़ा इस चैप्टर में, जो कि आपके पास ट्यूमर ऑफ स्किन अपेंडिजेस है। दो ये एसके का ही एक वेरिएंट है। ठीक है, उसके बाद जो है हम आ जाते थे डायलेटेड पोर ऑफ वाइन की तरफ। डायलेटेड पोर ऑफ वाइन हमने देखा कि जहां पर भी आपका फॉलिक्यूलर फॉलिक्यूलर इनफंडिब्यूलम एक्सपेंडेड्स आपको नजर आए ना, ये बेसिकली हेयर ओपनिंग है। ठीक है, जिसको हम इनफंडिब्यूलम बोलते हैं। अब वो इस तरह से डायलेटेड आपको नजर आ रही है और अंदर जो है उसकी हेयर नजर आ रहे हैं, इसको जो है पोर ऑफ वाइनर या फिर आप डायलेटेड पोर बोलते हैं। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था पायलर शीथ एकेंथोमा। अब अगर आप एकेंथोमा की बात करें तो एकेंथोमा बेसिकली इसमें भी आपके पास जो है डिफरेंस, ये आउटर रूट शीट जो है ना उसका ट्यूमर है। ठीक है, अब आउटर रूट शीट ट्यूमर की जब हम बात करें तो इसमें फिर आप खुद, हमने देखा कि जब हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी देख रहे थे तो हमने कहा कि इसमें क्लियर सेल्स आपको नजर आते हैं, और ये जैसे इसकी पिक्चर पे है कि बिल्कुल इसका कॉमन साइट ये अपर लिप है, और ये जो है एज अ सिंगल पेप्यूल जो है हमारे पास प्रेजेंट करता है। फिर हम
हमने कुछ हेयर फॉलिकल न्यूप्लाज्म्स पढ़े थे। हेयर फॉलिकल न्यूप्लाज्म्स के अंदर हमने बोला था कि उसकी बड़ी क्लोज जो है ना डिफरेंशियल आपके पास बेसल सेल कार्सिनोमा और जो है डर्मल नेवस आते हैं। तो ये जो है आपके पास एक सॉलिटरी नोड्यूल की तरह जो है प्रेजेंट करता है। एक हमने ट्राइको एडिनोमा पढ़ा। अब जाहिर बात है ट्राइको मींस हेयर के ग्लैंड्स का ट्यूमर है, तो उसमें भी इसके डिफरेंशियल्स वही हैं जो हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किए। लेकिन यही वाली बात थी कि ये जो हेयर्स जो है ना, आपको बहुत सारे हेयर निकलते हुए नजर आएंगे अगर एक नोड्यूल से, तो बजाय इसके कि डिस्पाइट दीज टेलेंजेक्टेशियाज एंड इसकी लुक बड़ी आपको नोड्यूलर बीसीसी की तरह लग रही है, लेकिन यू टर्म इट एज ट्राइको एडिनोमा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हेयर। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक डिफरेंशियल इसकी जो है इंट्राडर्मल नेवस बनता है, क्योंकि उस नेवस के अंदर भी आपको हेयर्स जो है निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर ये टेलेंजेक्टेशियाज जो है डर्मल नेवस का फीचर नहीं है। अब हम जब डायलेटेड पोर ऑफ वाइन की बात करते हैं तो वो तो आपको सिर्फ एक डायलेटेड पोर मिलेगा। अब इस तरह के बहुत सारे डायलेटेड पोर इन्फंडिब्यूलम पे अगर आपको मिलेंगे तो हम वैसे भी हमने बोला नेवस जो है कलेक्शन हम या नेस्ट को बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स को बोलते हैं। अब इसमें चूंकि कलेक्शन आपके पास एक नेस्ट कॉमेड जो है पोर ऑफ वाइनर्स का बन रहा है, तो हम इसको कॉमेडो नेवस या कॉमेडोन नेवस बोलते हैं। अच्छा जी, ये पायलट सिस्ट बड़ी अच्छी हमने पढ़ी थी, उसके साथ जो सेबेशियस सिस्ट थी उसके साथ हमने पढ़ी थी। लेकिन जो है चूंकि ये ट्राइकीलिमल सिस्ट भी इसका दूसरा नाम है ना, ट्राइकी मींस हेयर फॉलिकल, लीमल लिमल इसलिए क्योंकि लीमा का मतलब होता है शीथ। तो चूंकि ये एक्सटर्नल रूट शीथ से निकलती है, रूट शीथ जो हमारे हेयर्स की जो शीथ है उससे निकलती है, इसी वजह से इसको जो है ट्राइकीलिमल सिस्ट या फिर पायलट सिस्ट हम बोलते हैं। ठीक है जी। हमने नेक्स्ट पढ़ा ट्राइकोलीमोमा के बारे में। कुछ मुझे तो ये बड़े सिमिलर से लगते हैं, ट्राइकोलीमोमा, ट्राइकोएपिथेलियोमा, फॉलिक्यूलोमा, लेकिन छोटे छोटे डिफरेंशियल्स जो हैं उनके जरिए हम इनको मे भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्राइकोलीमोमा की तो एक चीज मैंने ये देखी कि ये जो है बहुत एक तो बिल्कुल सॉलिटरी पेप्यूल की तरह जो है ये अपेयर होता है। जबकि अगर हम बात करें इसकी हेयर फॉलिकल नेवस की, तो ये जो है आपके पास बिल्कुल देखें एपिडर्मल नेवस की तरह भी लग रहा है, या बिल्कुल इसकी लीनियर सी जो है अपीयरेंस है, लेकिन इसमें जो है आपको टफ्ट्स ऑफ हेयर निकलते हुए नजर आएंगे। तो इस इतने ज्यादा टफ्ट्स ऑफ हेयर जब आपको नजर आए तो वो ट्राइकोएडिनोमा के साथ साथ दूसरा जो आप डिफरेंशियल रख सकते हैं वो हेयर फॉलिकल नेवस भी है। ठीक है, लेकिन इसमें वो टेलेंजेक्टेशियाज वगैरह नहीं है। तीसरा हमने पढ़ा कि आपके पास एक एंटिटी आती है जिसमें इरप्टिव वेलस हेयर सिस्ट। मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी सिमिलर लग रही होती है आपको क्लोज कॉमेडोन्स की तरह, और अगर आप देखिए आपको ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल हेयर्स इसके अंदर इंट्रैप्ड है। तो कहीं पर भी अगर हमारे पास क्लोज कॉमेडोन्स की डिफरेंशियल आती है और उनकी इस तरह की अपीयरेंस आ रही हो, तो हम इरप्टिव वेलस हेयर सिस्ट भी उसमें रख सकते हैं। अब ये टफ टफ हेयर, ट्राइकोफोलिक्यूलोमा को तो टफ टफ हेयर्स के साथ लिख लें, इसी से याद रखें कि आपको जब बहुत सारे हेयर्स एक ही जगह से निकलते हुए नजर आ रहे हैं ना, वैसे तो आपने जो प्रीवियस पैथोलॉजीज पढ़ी उसमें इक्का दुक्का हेयर इधर उधर से निकल रहा है, लेकिन जब ऐसे टफ टफ हेयर आपको निकलता हुआ अगर नजर आएगा तो डिफरेंशियल वुड बी ट्राइकोफॉलिक्यूलोमा। सिमिलर इज द केस हेयर, बिल्कुल टफ टफ हेयर जो है यहाँ से निकल रहा है। अच्छा, फिर लास्ट जो हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है ये ट्राइकोपिथेलियोमा तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब जैसे हमने ट्राइकोलीमोमा पढ़ा तो म्यूमा में क्या था कि वो आपकी आउटर रूट शीथ का ट्यूमर है, इसीलिए उसका नाम ट्राइकोलीमोमा था। ठीक है ना। लीमा मीन्स, लीमा इज फ्रॉम द किसी भी चीज की जो छाल होती है, आउटर लेयर होती है, वो जो है उसको वो लेयर से जो है लीमा इज द टर्म, तो इसी वजह से हम इसको जो है टर्म करते हैं ट्राइको एपिथेलियोमा। उसके बाद नो सॉरी, ट्राइकोलीमोमा। अब हम आ जाते हैं ट्राइको एपिथेलियोमा की तरफ। अब मैंने आपको बताया कि जब इसके अंदर अगर हम इस स्लाइड के अंदर देखें कि जो मेन इसकी हिस्टोलॉजी थी यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो है ना ट्राइको एपिथेलियोमा जो है ये आपका जर्मिनेटिव एपिथेलियम का ट्यूमर है। अब जब जर्मिनेटिव एपिथेलियम को आप देख रहे हैं कि कितनी बेसिलॉइड है, इसी वजह से जब आप इनकी हिस्टोलॉजी करते हैं तो आपको नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल्स मिलते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर आपको नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल्स मिलते हैं। और चूंकि अब जब आप एपिथेलियम की बात करते हैं उसमें आपके पास एक बेसल लेयर है, और वो जो बेसल लेयर है उससे बेसल सेल कार्सिनोमा बनता है। तो सिमिलरली यहाँ की जो बेसल लेयर है दैट इज अब चूंकि वो हेयर से रिलेटेड है इसीलिए उसको हम ट्राइको एपिथेलियोमा बोल रहे हैं। ठीक
ठीक है? ट्राइकोएपिथेलियोमा की जो आपका हेयर है, ट्राइको मीन्स हेयर, उसकी एपिथेलियम से जो जर्मिनेट कर रहा है ट्यूमर, दैट इज़ ट्राइकोएपिथेलियोमा। और जब हम इसकी हिस्टोलॉजी करते हैं तो हमें बड़ी वो सिमिलर लगती है टू द बेसल सेल कार्सिनोमा। लेकिन वो जो एक हम हिस्टोलॉजी पे डिफरेंस उसका किस तरीके से करते हैं कि आपको बेसल सेल कार्सिनोमा में रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट नजर आता है, ठीक है? मेन जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोएपिथेलियोमा, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। डेस्मोप्लास्टिक की एक टर्म देख लें, जब हमने ट्राइकोएपिथेलियोमा अच्छे से पढ़ लिया ना, अब जब बात डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोएपिथेलियोमा की बात आती है तो ट्राइकोएपिथेलियोमा में सिर्फ एक फैक्टर ऐड हो जाएगा, और वो क्या है? ग्रोथ ऑफ फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू का। क्योंकि जो डेस्मोप्लास्टिक होता है उसका मतलब ही यही है कि इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू। हम जब इसीलिए जब ट्रैकोएपिथेलियोमा की बात करते हैं तो उसमें हमने बताया कि ये बेसल सेल कार्सिनोमा से जो है मिमिक करता है। अच्छा, डेस्मोप्लास्टिक ट्रैकोएपिथेलियोमा का भी मैंने आपको बताया कि सारा कुछ ट्रैकोएपिथेलियोमा की जैसी है, हिस्टोलॉजी भी ट्रैकोएपिथेलियोमा की जैसी है, लेकिन मेन उसमें फर्क क्या आ जाएगा कि आपके पास फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू की जो है वहां पर प्रोलिफरेशन हो जाएगी, और उस प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू की वजह से दैट इज टर्म्ड एज डेस्मोप्लास्टिक ट्रैकोएपिथेलियोमा। अब आई हैव टू लुक कि पता नहीं मैंने डेस्मोप्लास्टिक ट्रैकोएपिथेलियोमा की पिक्चर डाली है कि नहीं। आई थिंक मैंने जो है ट्राइकोएपिथेलियोमास की डाली है यहाँ पर, लेकिन डेस्मोप्लास्टिक की तो नहीं डाली। यहाँ पर जॉइंट जो ट्राइको सॉलिटरी ट्राइकोएपिथेलियोमा है उसकी पिक्चर है। लेकिन पहले हम यहाँ पर इस जॉइंट वाली पिक्चर को आप देख लें, हम डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोएपिथेलियोमा को पढ़ लेते हैं रुक से, और उसके बाद जो है हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं। जी, तो डेस्मोप्लास्टिक ट्रैकोएपिथेलियोमा क्या है? ये आपका एक स्लो एक्सपेंडिंग प्लाक लाइक ट्यूमर है, जिसमें स्ट्रक्चर्स जो है डिफरेंशिएट करते हैं टुवर्ड्स द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल एंड रिगार्डेड एज हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या होता है? हेमाटोमा जो है बेसिकली आपके पास आता है कि वैसे तो कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है उसको हम हेमाटोमा बोलते हैं, उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। वेट अ सेकंड प्लीज। अच्छा जी, इसमें जो है हमारे पास अच्छा, हेमाटोमा जो है मैंने आपको बताया कि ट्यूमर तो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। हेमाटोमा हम उस वक्त बोलते हैं जब एबनॉर्मल ग्रोथ तो है, लेकिन वो एबनॉर्मल ग्रोथ अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन पे मौजूद है। यानी कि अब जब हम ट्राइकोएपिथेलियोमा की बात कर रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि हेयर के जो है जर्म सेल्स या हेयर की जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहां से ओरिजिनेट करते हैं, तो ये प्रेजेंट भी हेयर फॉलिकल के अंदर उधरी से वो स्टार्ट होके वहीं पर ही ग्रो कर रहे होते हैं। इसीलिए जो है हम इनको हेमाटोमा टर्म करते हैं, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ तो है लेकिन एट द सेम एनाटॉमिकल पोजीशन, देन इट इज टर्म्ड एज हेमाटोमा। इसकी अगर जो है हम एज के ऊपर आए तो इट इज कॉमन इन द यंग पर्सन बट ऑल्सो इन द मिडिल एज्ड एडल्ट्स, एंड देयर इज अ प्री डायलेक्शन फॉर द फीमेल्स। पैथोलॉजी में अगर हम आए तो अब जैसे कि हमें उसकी जो है हिस्टोलॉजी, हमने नॉर्मल हिस्टोलॉजी देखी है हेयर की, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? अब चूंकि यहाँ पर जो है डेस्मोप्लास्टिक एक एडिशनल फैक्टर है, तो इसीलिए आपको इसमें डेंस फाइब्रस स्ट्रोमा जो है सराउंडिंग कर रहा होगा। किस चीज को सराउंड कर रहा होगा? केराटिन फिल्ड सिस्ट को, और स्ट्रैंड्स एंड रिबन्स ऑफ स्मॉल डार्क एपिथेलॉइड सेल्स। क्योंकि ये भी आपके एपिथेलॉइड सेल्स ही होते हैं बेसिकली, एपिथेलियम जो होती है इसकी, तो वो जो है आपको उसकी एपिथेलियम इन द फॉर्म ऑफ डार्क एपिथेलॉइड सेल्स नजर आएगी। केराटिन फिल्ड सिस्ट भी आपको नजर आएंगी, और साथ में आपको डेंस फाइब्रस स्ट्रोमा नजर आएगा जो कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को सराउंड कर रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा ये कि ये पेरीन्यूलर न्यूरल एक्सटेंशन भी इसकी हो सकती है, यानी कि नर्व तक भी एक्सटेंड कर सकता है। और इसका जो है आप जब आप नॉर्मल ट्राइकोएपिथेलियोमा की बात करते हैं तो, और इसके अलावा बेसल सेल कार्सिनोमा की बात करते हैं तो उसमें पेरिफेरल पेलिसेडिंग आपको मिलती है, इसके अंदर पेरिफेरल पेलिसेडिंग आपको नहीं मिल रही होती, ठीक है? अच्छा, अब इसको माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा से जो है इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, स्पेशली उस वक्त अगर जो है आपके पास सुपरफिशियल बायोप्सी अवेलेबल हो। लेकिन
आप जो है क्या कर देखते हैं कि जो माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा है, उसके अंदर आपको डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न मिलता है विथ प्रोमिनेंट पेरिन्यूरल इन्वेजन। इसमें पेरिन्यूरल इन्वेजन पॉसिबल तो है, लेकिन जो है वो मिनिमल होती है, जो हमने यहाँ पर इसकी पेरिन्यूरल इन्वेजन की बात की है। लेकिन इसके अंदर जो आप माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा है, इसके अंदर पेरिन्यूरल एक्सटेंशन जो है आपको मिलती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो मर्कल सेल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोएपिथेलियोमा एंड एब्सेंट इन द माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा एंड इन मोस्ट केसेस ऑफ द मॉर्फिक बेसल सेल कार्सिनोमा। तो आप बेसल सेल कार्सिनोमा से और जो आपकी माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा से कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं हिस्टोलॉजी पे, कि आपके मर्कल सेल्स जो हैं ये डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोएपिथेलियोमा में आएंगे। मर्कल सेल्स क्या है? जी, तो मर्कल सेल्स जो है वो सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर नर्व एंड होती है और उसका डायरेक्ट कांटेक्ट बनता है स्किन के साथ। वहाँ पर बीच में ये सेल्स होते हैं जो कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली वो सेल्स जो है मर्कल सेल्स कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये मर्कल सेल्स जो कि हेयर फॉलिकल के पास आपको एग्जैक्टली जो क्योंकि नर्व सप्लाई आपको डर्मिस में मिलती है ना, तो डर्मिस में आपको ये मर्कल सेल्स मिलेंगे, लेकिन जो बेसल सेल कार्सिनोमा है उसमें ये मर्कल सेल नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, और इम्यूनोस्टेनिंग में आप साइटोकैरेटिन 20 को जो है मार्क कर लें, क्योंकि साइटोकैरेटिन 20 जो है वो आइडेंटिफाई करता है मर्कल सेल्स को। अब हम इसकी हिस्ट्री और प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो लेजन जो है मेनली आपको फेस के ऊपर मिलेंगे, और इसके अलावा they have a depressed center and a raised rolled edge in many cases। तो आप देखें बिल्कुल बेसल सेल कार्सिनोमा की तरह ही इसकी प्रेजेंटेशन है, रोल्ड एजेस की तरह। लेकिन हम उसको हिस्टोपैथोलॉजी पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब जो है इसके मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में आपने सिंपली इसको एक्सरसाइज करना है। अच्छा, सॉलिटरी जॉइंट ट्राइकोएपिथेलियोमा, अब दोबारा हिस्टोलॉजी पे हम बार बार नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम ट्राइकोएपिथेलियोमा की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो इन जनरल हर जगह सेम ही है। सिर्फ अब यहाँ पर चूंकि नाम से है कि सॉलिटरी है, कि एक सिंगल जायंट बड़ा सा ट्राइकोएपिथेलियोमा आपको नजर आएगा। और इसमें जो है ये बेसिकली इन्होंने कहा है कि ये एक रेयर वेरिएंट है ट्राइकोब्लास्टोमा का, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जो ट्राइकोएपिथेलियोमा है और जो जॉइंट ट्राइकोएपिथेलियोमा है, दे रिप्रेजेंट द मोर मैच्योर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ ट्राइकोब्लास्टोमा। तो है तो ये भी आपका जो है, देखिए ये भी हेयर जर्म ट्यूमर ही है। ट्राइकोएपिथेलियोमा भी हेयर जर्म ट्यूमर ही है। लेकिन जो ट्राइकोएपिथेलियोमा है, हम देखें जब एपिथेलियम की बात करें, वो एपिथेलियम के नाम से ही वो लगता है कि वो एक मेच्योर फॉर्म है, जबकि ब्लास्ट की फॉर्म एक इमेच्योर फॉर्म होती है। ठीक है ना, जैसे हम एरिथ्रोसाइट और एरिथ्रोब्लास्ट की बात करते हैं, तो ब्लास्ट एक इमेच्योर जो है फॉर्म होती है, और साइट जो है फुल मेच्योर फॉर्म होती है। तो जब हम एपिथेलियोमा की बात करें तो ये रिस्पेक्टिवली रिलेटिवली एक मेच्योर फॉर्म है ट्राइकोब्लास्टोमा की। क्लियर? उसके बाद अगर हम आए तो ये मोर फ्रिक्वेंटली आपको एल्डरली में नजर आएगा। दोनों सेक्सेस जो है इक्वली अफेक्ट होती हैं। फीचर्स जो हैं इसके ऑफ बिल्कुल स्मॉलर क्लासिकल ट्राइकोएपिथेलियोमा की तरह ही होते हैं, लेकिन बस ये है कि लेजन ज्यादा लार्ज होते हैं, डीपर होते हैं, और ये इतने ज्यादा अंदर की तरफ चले जाते हैं कि सबकुटेनियस फैट तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर टर्म यूज किया जाइंट मेलेनोट्राइकोब्लास्टोमा। अब जब मेलन का नाम आ गया तो ये वो वेरिएंट है ट्राइकोब्लास्टोमा का जिसमें आपको पिगमेंटेड कॉलोनाइजेशन मिलती है डेंड्राइटिक मेलेनोसाइट्स की भी। ठीक है ना, तो मेलेनोसाइट्स और केराटिनोसाइट्स में डिफरेंस है। केराटिनोसाइट्स केराटिन प्रोड्यूस करते हैं, मेलेनोसाइट्स मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जो पिगमेंट देना है हेयर को, तो इसका मतलब है आपके मेलेनोसाइट्स भी नॉर्मली गेट प्रेजेंट होंगे। तो अब अगर वो जो है डेंड्राइटिक मेलेनोसाइट की कॉलोनाइजेशन हो वहां पर, और वो जो है आपको वहां पर फिर पिगमेंटेड फॉर्म में जो ट्राइकोब्लास्टोमा नजर आएगा, दैट इज टर्म्ड एज जाइंट मेलेनोट्राइकोब्लास्टोमा। जब हम इसकी हिस्ट्री और प्रेजेंटेशन की बात करें तो वेरी लार्ज पॉलीपॉइड लेजन है दैट इज प्रेजेंटिंग ऑन द लोअर ट्रंक, फ्रिक्वेंटली पेरिएनल एरिया में, विद अ हिस्ट्री ऑफ रिसेंट रैपिड ग्रोथ। और ये जो है आपको अनयूजुअल साइट्स इसकी स्कैल्प और ईयर्स भी हैं। और इसके अलावा डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस अगर हम देखें तो ये बिनाइन है। इसके अलावा इसका मेलिग्नेंट चेंज इनटू बेसल सेल कार्सिनोमा हैज बीन रिपोर्टेड। और अगर इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इसकी है सर्जिकल एक्सिशन।
डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए भी, और वो जो डिस्कम्फर्ट है क्योंकि ये बहुत जॉइंट सा होता है तो सर्जिकल एक्सcision अल्टीमेटली इसकी करनी होती है। अब जो है हम आ जाते हैं ट्राइकोब्लास्टोमा के ऊपर। अब ट्राइकोब्लास्टोमा भी जैसे मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि है ये हेयर जर्म सेल ट्यूमर ही, ठीक है ना? तो हेयर जर्म कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर जर्मिनेटिव सेल्स। इसको जो है ट्राइकोजेनिक फाइब्रोमा या ट्राइकोब्लास्टिक फाइब्रोमा भी बोलते हैं। इसकी जो है एक रेयर लेजन है, लेकिन डिस्पाइट दैट रेयर लेजन हमारे लिए याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इवन इफ इट्स रेयर एंड वी आर द स्पेशलिस्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी, तो ऑब्वियसली द रेयर थिंग्स हमारे पास ही आनी है ना। तो और हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास पेशेंट्स डर्मा के भी बहुत ज़्यादा फिल्टर होकर ही आते हो, क्योंकि बहुत कॉमन लेजन्स तो एक जनरल फिजिशियन भी पहचान जाता है। तो हमारा बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट काम यही आता है कि हम रेयर लेजन्स को भी पहचाने। तो तो इसी वजह से ट्राइकोब्लास्टोमा, दो इट्स रेयर बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन एवरी एस्पेक्ट। एज जो है 5 टू 7 डिकेड ऑफ लाइफ है। सेक्स में जो है इट इज कॉमन इन बोथ सेक्सेस। पैथोलॉजी में अगर हम आए तो यहाँ पर आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिकली आपको कंडेंसेशन मिलती है सेलुलर स्ट्रोमा की, एंड इट इज सीन अराउंड एग्रीगेट्स ऑफ बेसिलॉइड सेल्स, बट ट्रू follicular papilla are not usually formed as the stroma does not invaginate into the epithelial component। और इसके अलावा माइटोटिक फिगर्स वेरी कर सकते हैं, एंड ट्यूमर इज नॉट कनेक्टेड टू द एपिडर्मिस। ठीक है, ये ट्यूमर जो है एपिडर्मिस के साथ कनेक्टेड नहीं है। ट्राइकोब्लास्टोमा बहुत सारे ऐसे ट्यूमर्स हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं एपिडर्मिस के साथ, जब आप उनकी हिस्टोलॉजी में देखें तो ये भी उनका एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है। अच्छा, according to the degree of follicular differentiation and the amount of stroma-induced lesions have been subclassified into different categories, जैसे कि ट्राइकोजेनिक, ट्राइकोब्लास्टिक, फाइब्रोमास। उसके अलावा यहाँ पर देख लें कि कुछ ट्यूमर्स जो हैं दे डिस्प्ले सेबेशियस एंड इवन डक्टल एपोक्राइन डिफरेंशिएशन, कंफर्मिंग द थ्योरी दैट दे डिफरेंशिएट टुवर्ड्स अ फॉलिक्यूलर सेबेशियस एंड एपोक्राइन जर्म। क्यों? क्योंकि ये जर्मिनेटिव एपिथेलियम है ना, तो इसकी टेंडेंसी है कि ये किसी भी जो है फॉर्म में किसी भी के एपोक्राइन जर्म सेल फॉर्म भी ले सकती है, और जरूरी नहीं कि ये हो सकता है कि पूरा का पूरा फॉलिक्यूलर सेबेशियस यूनिट बनाए वो सेल्स। मतलब आपको ये तमाम वेराइटी ऑफ सेल्स, ट्राइकोब्लास्टोमा की जब आप बात करते हैं तो इमेच्योर किसी भी ट्यूमर के अंदर आपको ये सारी जो है हिस्टोलॉजी में ये चीजें नजर आ सकती हैं। सम ट्यूमर्स डिस्प्ले सेबेशियस एंड सॉरी अच्छा मेलानिन डिपोजिशन इज ऑफन सीन एंड इट मे बी प्रोमिनेंट and is not uncommonly associated with the presence of the melanocytes. इसके अलावा within the tumor which is seen in the normal hair follicles, कुछ केसेस में आपको rows of tumor cells are arranged in parallel to each other, जिसको जो है आप बोलोगे फिर rippled trichoblastoma, जिसमें आपको बजाय जो है ना लोब्यूलर फॉर्म में आपको पैरेलल फॉर्म में ये सेलुलर हिस्टोलॉजी अरेंज नजर आएगी, तो उसको जो है हम रिपल्ड ट्राइकोब्लास्टोमा भी बोलते हैं। ओकेजनली न्यूप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ द क्लियर सेल्स। अब जब हम क्लियर सेल्स की बात कर रहे हैं तो इट इंडिकेट्स ट्राइकीलीमल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ट्राइकीलीमल जैसे ट्राइकोलीमोमा, उसमें आपको क्लियर सेल्स नजर आते हैं। अब ये चूंकि जर्म सेल ट्यूमर्स है और इसमें हम जब ब्लास्टोमा की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको इमेच्योर फॉर्म किसी भी आपका जो पूरा पाइलोसेबेशियस यूनिट है उसकी किसी भी मॉर्फोलॉजी का सेल आपके पास आ सकता है। तो ट्राइकीलिमल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि ये आउटर रूट शीथ की तरह से जो है डिफरेंशिएट हो रही है, तो इसीलिए आपको क्लियर सेल्स भी इसमें नजर आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये पॉइंट देख लें कि डिस्टिंक्शन बिटवीन नोड्यूलर ट्राइकोब्लास्टोमा एंड फॉलिक्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा में बी वेरी डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली इन स्मॉल बायोप्सीज। तो डिस्टिंक्शन आप किस तरह से बनाते हैं ये आप कर सकते हैं कि आप एक तो ये देखेंगे कि डीप इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न आपको मिलेगा बेसल सेल कार्सिनोमा का। जो फॉलिक्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा है, नोड्यूलर ट्राइकोब्लास्टोमा का इतना इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि ये बिनाइन लेजन्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है, मर्कल सेल्स। मर्कल सेल्स जो है ट्राइकोब्लास्टोमा में आप आइडेंटिफाई करेंगे बाय साइटोकैरेटिन 20 एंड क्रोमोग्रानिन, और इससे जो है आप इसको बेसल सेल कार्सिनोमा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा बेस्ड ऑन क्लिनिको पैथोलॉजिकल फीचर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ मर्कल सेल्स इन द न्यूप्लाज्म, इट हैज बीन proposed that fibroepithelioma of pincus, which is a variant of trichoblastoma rather than a variant of basal cell carcinoma। ये जो हम फाइब्रोएपिथेलियम ऑफ पिंकस से बेसल सेल कार्सिनोमा में पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि मर्कर सेल्स के मार्कर्स की प्रेजेंस की वजह से उसको जो है हम प्रपोज करते हैं कि वो ट्राइकोब्लास्टोमा का ही एक वेरिएंट है रादर देन बेसल सेल कार्सिनोमा। अच्छा जी, और इसके अलावा हम एक और चीज क्या हमारी
हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक और चीज़ हमें हेल्प कर सकती है between the basal carcinoma and trichoblastoma is the immunohistochemical expression of androgen receptor और ये जो है आपको it is purported that the later is usually positive in basal cell carcinoma जो androgen receptor है and negative in benign follicular neoplasms तो ये androgen receptors Merkel cell markers cytokeratin 20 तो इनकी जो है अपनी significance है और इस तरीके से हम इनको differentiate कर सकते हैं हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन की तरफ अगर हम आए तो सुपरफिशियली सिचुएटेड डर्मल एंड और सबक्यूटेनियस नोड्यूल होता है वैसे इसकी भी आई थिंक आई हैव प्लेस्ड अ पिक्चर ये देखिए यहाँ पर ये देखिए आप ट्राइकोब्लास्टोमा कितने सारे हेयर्स इधर से निकल रहे हैं और रिलेटिवली वही वाली बात है कि बेसल सेल कार्सिनोमा जो है उससे बड़ी इसकी जो है सिमिलैरिटी है तो हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर जो है हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर जो है हम अच्छा रेयर अकरेंस यहाँ पर जहाँ पर आपके पास इनकी अकरेंस की बात हो रही होती है हम देख रहे हैं कि डीपली या सुपरफिशियली सिचुएटेड डर्मल एंड और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं दैट आर फाउंड एज कॉमन विद फॉलिकुलर ट्यूमर्स ऑन द हेड एंड नेक जैसे कि हमने पिक्चर देखी लेकिन रेयर अकरेंस वल्वा में भी हो सकती है एंड ऑफन लेजन्स आर फाउंड विद इन द नेवस सेबेशियस ठीक है इन एसोसिएशन विद द नेवस सेबेशियस भी आपको जो है ट्राइकोब्लास्टोमा मिल सकता है और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ट्राइकोब्लास्टोमा इज रिगार्डेड एज द मोस्ट कॉमन न्यूप्लाज्म दैट इज अकरिंग इन दिस हेमाटोमा यानी कि नेवस सेबेशियस के अंदर ट्राइकोब्लास्टोमा जो है सबसे ज्यादा कॉमन न्यूप्लाज्म है जो कि नेवस सेबेशियस में होता है ये एक एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है कि जो आपके ट्राइकोब्लास्टोमास है ना ये जो आपके बिल्कुल ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर्स हैं ऑफ हेयर जर्मिनल एपिथेलियम के वो जो जितने भी आपके डेपिलेटरी ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ तो इन्होंने लो डोज एक्सरे डेपिलेटरी ट्रीटमेंट बताया डेपिलेटरी ट्रीटमेंट्स वो होती हैं दैट आर यूज्ड फॉर द हेयर रिमूवल तो ये कह रहे हैं कि लो डोज एक्सरे डेपिलेटरी ट्रीटमेंट जो कि प्रीवियसली रिंग वॉर्म को ट्रीट करने के लिए यूज होती थी उसकी वजह से जो है इन ट्यूमर्स की फॉर्मेशन इंड्यूस हो सकती है ठीक है डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो ये बिनाइन है malignant ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी ऑफ द एपिथेलियल और इवन द मेसेनकाइमल कंपोनेंट ट्राइकोब्लास्टिक कार्सिनोमा या सार्कोमा में ओकेजनली अगर क्योंकि प्रीमेच्योर फॉर्म होती है तो इसके अंदर malignant ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस हैं मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कंप्लीट एक्सिशन देन वी कम टुवर्ड्स द कुटेनियस लिम्फ एडिनोमा कुटेनियस लिम्फ एडिनोमा ये वेरिएंट है ट्राइकोब्लास्टोमा का ठीक है ये कुटेनियस लिम्फ एडिनोमा इज अ वेरिएंट ऑफ ट्राइकोब्लास्टोमा एंड इट इज अ न्यूप्लाज्म डिफरेंशिएटिंग टुवर्ड्स द फॉलिक्यूलोसिडेशियस एंड एपोक्राइन जर्म सेल अब इसमें अगर आप देखें तो कितने ज्यादा नेम्स यूज हुए हैं कि फॉलिक्यूलोसिडेशियस भी है और एपोक्राइन जर्म की भी बात आ रही है अब इसकी अगर यहाँ पर आप हिस्टोलॉजी देखें मैं जब देख रही थी तो बहुत ज्यादा सिरिंगोमा की तरह लगती है यहाँ पर ये टेडपोल साइन भी मिल रहा है ना क्योंकि इसके अंदर आपको एपोक्राइन जर्म सेल का एक फैक्टर भी मिल रहा होता है जो कुटेनियस लिम्फ एडिनोमा है और इसके अलावा बाकी वही है कि फॉलिक्यूलो सेबेशियस ग्लैंड्स आपको मिलेंगे आपको नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल्स मिल सकते हैं और बाकी वही ट्राइकोएपिथेलियोमा वाली फाइंडिंग्स मिल सकती हैं अच्छा ये जो है रिलेटिवली रेयर है यंग एडल्ट्स में होता है उसके अलावा दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकता है पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपको नेस्ट एंड लोब्यूल्स ऑफ बेसिलॉइड सेल्स मिलेंगे जैसे कि अभी पिक्चर में भी देखा वो रेटिकुलर डर्मिस में होंगे विद नो कनेक्शन टू द एपिडर्मिस ठीक है और इसके अलावा ट्यूमर सेल्स जो हैं दे आर ट्यूमर सेल्स आर ब्लैंड एंड डिस्प्ले फोकल पेरिफेरल पैलिसेडिंग a striking feature is the presence of prominent infiltration of tumor lobules in nest by T lymphocytes and histiocytes इसके अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे जहां पर आपको बाकी फाइंडिंग्स मिल रही हैं किसी भी जो है पाइलोसेबेशियस ग्लैंड के पाइलोसेबेशियस यूनिट की ट्यूमर के उसके साथ साथ आपको टी लिम्फोसाइट्स और हिस्टोसाइट्स भी मिलेंगे ठीक है जी यहाँ पर अगर जैसे इसकी पिक्चर में देखें हम तो लिम्फेडिमा नेस्ट इन लोब्यूल्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स विद प्रोमिनेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स आई डोंट थिंक कि इसमें हम इतना ज्यादा उसको लोकेट कर सकते हैं लेकिन आई थिंक जो नॉर्मल पर्पल से ज्यादा जो बहुत ही डार्क पर्पल है मोस्ट प्रोबेबली दीज आर द लिम्फोसाइट्स तो आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन अगर मिल रही है इस तरह की हिस्टोलॉजी के साथ तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द कुटेनियस लिम्फेडिनोमा और इसके अलावा आपको फोकल एरियाज ऑफ केराटिनाइजेशन भी मिल सकते हैं
हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये आपको हेड या नेक एरिया पे नजर आता है और नॉन स्पेसिफिक सा पेप्यूल या नोड्यूल होगा। और इसकी जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जो इसकी पेरी ऑपरेटिव क्लिनिकल डायग्नोसिस है, फ्रीक्वेंटली आइदर बेसल सेल कार्सिनोमा या इंट्राडर्मल नेवस से जो है मिलती जुलती हो सकती है। मैंने जो है इसकी भी एक पिक्चर यहाँ पर रखी थी, टेजिस तो बहुत आप देखें कि किस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल एक नॉन स्पेसिफिक सा पेप्यूल या कोई नोड्यूल हो सकता है। तो इस तरह के नॉन स्पेसिफिक से नोड्यूल या पेप्यूल के ऊपर वन ऑफ द डिफरेंशियल कैन बी कुटेनियस लिम्फेडिनोमा। ठीक है जी। अच्छा, डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इंटायरली बिनाइन है। वी आर स्टडिंग द बिनाइन ट्यूमर्स में, और मैनेजमेंट में जो है लोकल एक्सिजन इज रिकमेंडेड। और इसके अलावा MOHS जो है माइक्रोग्राफिक सर्जरी है। MOHS स्टैंड्स फॉर माइक्रोग्राफिकली ओरिएंटेड, जो आपकी हिस्टोग्राफिक सर्जरी होती है, ठीक है ना। वो आपकी ये सर्जरीज मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्वेसिव स्किन ट्यूमर्स होते हैं उसके लिए जो है आप यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इट हैज बीन सजेस्टेड एज एन ऑप्शन, but this seems an excessive treatment for a benign lesion that has no infiltrative growth pattern, क्योंकि ये जो स्किन कैंसर्स होते हैं बेसिकली उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो लोकल एक्सिशन इज रिकमेंडेड इन केस ऑफ cutaneous lymphedema as well. Now we come towards the basaloid follicular hematoma. अब जैसे कि इसका नाम है बेजलॉइड, क्योंकि बेजल सेल से निकल रहा है, ठीक है ना। और इसकी जब आप हिस्टोलॉजी देखते हैं तो उसमें आपको बेजलॉइड सेल मिलेंगे। और फॉलिक्यूलर इसलिए क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस भी होती है ना उसमें एक तो इसमें फ्रीक्वेंट इन्वॉल्वमेंट है हेयर फॉलिकल की, और इसकी जो क्लिनिकल अपीयरेंस है वो भी बड़ी फॉलिक्यूलर सी होती है। और हेमाटोमा इसलिए क्योंकि इट्स अ बिनाइन ट्यूमर दैट इज अराइजिंग, abnormal growth of the cell that is arising at its given anatomical position. तो इसकी अगर हम जो है यहाँ पे डायग्राम देखें, ये देखें आप, बेसिलाइट फॉलिकुलर हेमाटोमा, ये वो पेपिलोसा नाइग्रा की तरह भी काफी लग रहा है, यहाँ पर आप ये देखें, ठीक है ना। तो ये आप इसकी जैसी क्लिनिकल पिक्चर देखेंगे तो आपको जहन में आ जाएगा कि बेसिलॉइड फॉलिकुलर हेमाटोमा कैन बी डिफरेंशियल। और इसके अंदर अगर हम एज देखें, क्योंकि ये कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, और जो एक्वायर्ड होंगे वो मिडिल एज और एल्डरली इंडिविजुअल्स में होंगे, तो मेरे ख्याल में टू दैट वेरिएंट ऑफ सेबोरिक केराटोसिस वी कैन कीप दिस डिफरेंशियल एज वेल। अच्छा जी, अब इसके इट्स अ रेयर लेशन, एक कंजेनिटल एक्वायर्ड हो सकता है, मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली इंडिविजुअल्स। सेक्स कोई जो है प्रीडायलेक्शन फॉर वुमेन। पैथोफिजियोलॉजी की अगर तरफ हम आए तो पैथोलॉजी में आपको फ्रीक्वेंट कनेक्शन टू द एपिडर्मिस नजर आएगा। प्रीवियसली जितने भी हम पढ़ रहे थे उनका नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो है आपको कनेक्शन टू द एपिडर्मिस नजर आएगा। और इसके अलावा जैसे कि इसके नाम से जाहिर है आपको बेसिलॉइड सेल्स नजर आएंगे दैट विल बी फोकली रिप्लेसिंग द नेबरिंग हेयर फॉलिकल्स। आपके तमाम हेयर फॉलिकल को जो है बेसिलॉइड सेल रिप्लेस कर रहे होंगे। और इसके अलावा आपको इमेच्योर फॉलिकुलर बल्ब्स भी नजर आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जर्मिनेटिव एपिथेलियम है तो कोई भी डिफरेंशिएशन आपको उसमें मिल सकती है। अच्छा जी, जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें डीरेगुलेशन है ऑफ द, इट इज एसोसिएटेड विद द डीरेगुलेशन ऑफ द PTCH पाथवे, ऑल्दो लेवल्स ऑफ PTCH mRNA आर सिग्निफिकेंटली लो एज अपोज टू द बेसल सेल कार्सिनोमा। तो आपके पास बेसल सेल कार्सिनोमा में PTCH मैसेंजर RNA का लेवल बहुत हाई होता है, जबकि इसके अंदर इट इज वेरी लो, दो आपको नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल्स मिल रहे होते हैं। हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन की तरफ अगर हम आए तो स्मॉल, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम दिखाई, आपको स्मॉल मल्टीपल पेप्यूल्स मिलेंगे दैट मे बिकम कन्फ्लून टू फॉर्म अ प्लैग। उसके अलावा जो है आपको फेस पे कॉमनली नजर आते हैं जैसे कि पिक्चर में था, लेकिन ट्रंक पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन इसकी जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड हो सकती है, और अगर लोकलाइज्ड हो तो ये आपको लीनियर फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी एसोसिएशन है विद ऑटोइम्यून डिजीजेस, ठीक है। आपकी बेसिलॉइड फॉलिक्यूलर हेमाटोमा की मतलब इस तरह का लेजन अगर फेस के ऊपर आ जाता है देन यू नीड टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज एज वेल, क्योंकि उसकी एसोसिएशन है ऑटोइम्यून डिजीज के साथ, पर्टिकुलरली इन द जनरलाइज्ड वेरिएंट। और कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज? विद द लूपस एरिथमेटोसिस और इसके अलावा मायसीनिया ग्रेविस। तो ऐसे पेशेंट्स में मसल वीकनेस स्पेशली टुवर्ड्स द इवनिंग जो प्रोग्रेस कर रही है, तो ये सब जो है हिस्ट्री पूछना इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको इस तरह का कोई लेशन मिले। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, मिलिया और हाइपोहाइड्रोसिस के साथ भी इसकी एसोसिएशन
एसोसिएशन है, तो ये एसोसिएशन जो है आप सारी मार्क कर लें। डिजीज कोर्स और प्रोग्नोसिस की बात करें तो बिनाइन लेजन है, और एक्सेप्शनल केसेस में जो है बेसल सेल कार्सिनोमा इनमें डेवलप हो सकता है। तो इसका भी जैसे कि पिछला हमने जो है कुटेनियस लिम्फेडिनोमा का पढ़ा, ट्राइकोब्लास्टोमा का पढ़ा, और सिमिलरली अभी बेसल लाइक फॉलिक्यूलर हेमाटोमा को पढ़ रहे हैं, तो इनमें जो है बेसल सेल कार्सिनोमा की कन्वर्जन के चांसेस हैं। तो अच्छा, इसको एक्सरसाइज हम करते हैं कॉस्मेटिक रीजंस के लिए भी, और उसके अलावा ड्यू टू द इफ बेसल सेल कार्सिनोमा इज सस्पेक्टेड। अब हम आ जाते हैं हेयर मैट्रिक्स ट्यूमर्स की तरफ। तो अभी तक हम जितने ट्राइकी पढ़ रहे थे, ब्लास्टोमा और एपिथेलियोमा, वो सब जो है आपके पास ट्यूमर किस चीज के थे, वो जो है हेयर जर्म ट्यूमर्स थे। और तो हेयर जर्म ट्यूमर्स के हमने ट्यूमर्स भी पढ़े और सिमिलरली वहां की सिस्ट भी पढ़ी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हेयर मैट्रिक्स के ट्यूमर्स की तरफ। अगर आपको अभी प्रीवियस पिक्चर याद हो, मैंने आपको दिखाया था कि वो जो मैट्रिक्स होता है वो कौन सा पोर्शन होता है, बिल्कुल जो बेसल सेल्स आपका मतलब जहां पर इमेजिनेट कर रही होती है डर्मिस इनसाइड द हेयर बल्ब, उसकी जो इमेजिनेशन है दैट इज द हेयर पैपिला, और उसके ऊपर आपको जर्मिनल लेयर नजर आती है जो कि एपिथेलियम होती है हेयर की, जहां से बेसिकली आपके हेयर के स्ट्रक्चर के सारे सेल्स जो है प्रोलिफरेट करते हैं। और उसके ऊपर वो जो सारे सेल्स होते हैं ना बेसल लेयर के ऊपर, वो मैट्रिक्स होता है, हेयर मैट्रिक्स होता है। और इस मैट्रिक्स के ट्यूमर्स जो होंगे दैट विल बी टर्म्ड एज मैट्रिकोमा, ठीक है, जैसे कि नाम से, क्योंकि मैट्रिक्स सेल के हैं इसी वजह से ये मैट्रिकोमा है। अब पाइलोमेट्रिकोमा क्यों, क्योंकि वो हेयर मैट्रिक्स से अराइज हो रहे हैं। अच्छा, अब इसका पाइलोमेट्रिकोमा जब भी हम देखते हैं तो हमारे जहन में वही जो हिस्टोपैथोलॉजी बड़ी कॉमन है इसकी हमेशा शेयर होती है क्लिनिकल स्लाइड्स में भी, जो गोस्ट सेल्स हमें नजर आ रहे होते हैं। तो अब अगर हम देखें, इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर जो है वर्ड यूज किया है ममीफिकेशन का। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेनाइन ट्यूमर दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ हेमाटोमा ऑफ द हेयर मैट्रिक्स। तो मैट्रिकोमा and composed of cells resembling those of the hair matrix and cortex and inner root sheath, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंस और प्रेवेलेंस की अगर हम बात करें तो 20% ऑफ ऑल हेयर फॉलिकल रिलेटेड ट्यूमर जो है इट मेक्स अबाउट 20% ऑफ द ऑल हेयर फॉलिकल रिलेटेड ट्यूमर्स, एंड इट इज द कॉमनेस्ट हेयर फॉलिकल ट्यूमर। जस्ट मार्क इट, इट इज द कॉमनेस्ट हेयर फॉलिकल ट्यूमर। तो which is the commonest hair follicle tumors? That is the pilomatricoma, which is basically arising from the matrix of the hair follicle, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी एसोसिएशन की तरफ। इसकी एसोसिएशन है विद मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, टर्नर सिंड्रोम एंड रुबिनस्टीन टेबी सिंड्रोम। इसके अलावा MYH एसोसिएटेड पॉलीपोसिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव वेरिएंट ऑफ familial adenomatous polyposis with susceptibility to colorectal carcinoma and association in some affected individuals with multiple pilomatricomas। तो pilomatricomas अगर किसी पेशेंट में आपको नजर आ जाए तो उसके अंदर you have to think about these associations, which are टर्नर सिंड्रोम, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड रुबिनस्टीन-टिबी सिंड्रोम। और इसके अलावा जो है जो फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस का जो एक वेरिएंट है व्हिच इज MYH एसोसिएटेड पॉलीपोसिस, जिसके अंदर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का एसोसिएशन बहुत होता है। तो तो आपको इस तरह के सिनेरियोज मिल सकते हैं कि मतलब पाइलोमेट्रिकोमा का पेशेंट हो और उसकी कोई GI फाइंडिंग्स हो, ठीक है ना। तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दीज थिंग्स। तो जहां पर भी कोई सिंगल स्किन लेजन इज एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ ट्यूमर, तो वो आपको सारी उसकी जो है ना चीजें एसोसिएशंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको वो क्लू दे सकती हैं इन डायग्नोजिंग क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो दैट इज गिवन इन द MCQ एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड। अब जो है हम आ जाते हैं एज की तरफ। तो एनी एज और फीमेल्स जो हैं ज्यादा अफेक्टेड हैं मोर देन मेल्स। पैथोलॉजी में हम कहें तो ट्यूमर कहाँ पर होगा? हेयर फॉलिकल कहाँ होता है? डर्मिस में होता है, तो ट्यूमर इज सिचुएटेड इन द डर्मिस and it is composed of well circumscribed rounded island giving a lobulated contour, and the outer cells are small and their rounded nuclei crowded together make this region deeply basophilic. Normal mitotic figures can usually be seen. The cytoplasm is scanty and the cell margins indistinct, but intercellular connections can be seen. Towards the center of the mass, the cytoplasm becomes more abundant and eosinophilic, and the nuclear outline persists, but the chromatin is sparse and clumped in dark granules when all basophilic material disappears and a mummified ghost cell remains. ठीक है ना। इसकी हिस्टोलॉजी सारी जो इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है
यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल आपके यहाँ पर जो ये सेल्स हैं पाइलोमेट्रिकोमा के, जिसमें आपको लोब्यूल्स और बेसिलॉइड सेल्स नजर आ रहे हैं, विच आर इंटरमिक्स्ड विद पेल पिंक एरियाज। तो ये जो लोब्यूल्स और बेसिलॉइड सेल है पेल पिंक एरियाज के साथ मिक्स हैं, जो कि बिल्कुल इन सेल्स का मिरर इमेज है, जिन्हें हम गो सेल्स कहते हैं। और जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चरल या हिस्टोकेमिकल इसके करेक्टरिस्टिक देखेंगे, तो हम देखेंगे कि हेयर मैट्रिक्स सेल मेच्योरिंग टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स और द रूट शीथ। अच्छा जी, the central areas often calcify and calcium can be demonstrated in the basophilic areas of the tumor, और इसके अलावा basophilic cells may be greatly reduced or disappear entirely, melanin भी present हो सकता है। तो बेसिकली इसकी हिस्टोलॉजी में जो इसका क्लू पॉइंट है दैट इज द गो सेल्स। और अच्छा जी, और इसमें आपको क्या-क्या मिल सकता है? इसमें जो है आपको बुल्लस अपीयरेंस भी मिल सकती है, may occur consequent on lymphangiectasia और anatoderma can occur in the dermis surrounding the tumor। और जो लास्ट लाइन है कि मेलानोसिटिक मैट्रिकोमा इज अ रेयर ट्यूमर कंसिस्टिंग ऑफ आइलैंड्स एंड नोड्यूल्स ऑफ द मैट्रिकल सेल्स दैट आर एसोसिएटेड विद कॉलोनाइजेशन बाय प्रोमिनेंटली पिगमेंटेड डेंड्राइटिक मेलानोसाइट्स। ठीक है, मेलानोसिटिक मैट्रिकोमा है तो उसमें मेलानोसाइट्स भी आ जाएंगे। जेनेटिक म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो बीटा कैटेनिन जीन को इसमें मार्क कर लें, और ये 75% ऑफ द पाइलोमेट्रिकोमास में बीटा कैटेनिन जीन म्यूटेशन आपको मिलती है। हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन पे अगर हम आए तो lesion is usually solitary, deep, dermal or subcutaneous tumor 3 to 30 mm in diameter. I'm not sure if I have placed a diagram of this. जी हाँ, ये है। ठीक है, अब अगर आप इसकी डायग्राम को देखते हुए पढ़े तो ये सॉलिटरी, डीप डर्मल या सबकुटेनियस ट्यूमर है, 3 टू 30 मिलीमीटर इन डायमीटर हो सकता है। सिचुएशन कहाँ कहाँ सिचुएटेड होगा? हेड पर, नेक पर और अपर एक्सट्रीमिटीज पर। इसको अगर आप हाथ लगाएंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी इट इज वेरी फर्म एंड स्टोन हार्ड कंसिस्टेंसी, इट इज वेरी हार्ड इन कंसिस्टेंसी। और हमने वैसे भी कैल्शियम ऑक्यूमुलेशन की भी बात की है, तो इसी वजह से जो है आप ये सोच सकते हैं कि ये पाइलोमेट्रिकोमास जो है इनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और इसके अलावा आपको इसमें पीरियोडिक इन्फ्लेमेशन भी मिल सकती है, जिसकी वजह से ग्रैन्युलोमेटस स्वेलिंग की तरह भी आ सकता है। और हाइपरकैल्सीमिया अनयूजुअल केस एसोसिएटेड विद हाइपरकैल्सीमिया एंड हाई लेवल्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन हैज बीन डिस्क्राइब्ड। तो आपका जो पाइलोमेट्रिकोमा है, पी फॉर पाइलोमेट्रिकोमा, पी फॉर रिमेंबर हैव सम रिलेशनशिप विद पैराथायराइड हार्मोन, तो आपको हाइपरकैल्सीमिया विद हाइपरपैराथायराइडिज्म इन पेशेंट्स के अंदर मिल सकता है पाइलोमेट्रिकोमा में। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी पैथोलॉजी की तरफ। जी, हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन होगी। अब हम इसकी डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की तरफ आते हैं। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में देखें तो इट्स अ बिनाइन लेजन, इसकी लोकल रिकरेंस की टेंडेंसी है और मेलिग्नेंट चेंज भी रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, मैनेजमेंट अगर हम इसकी करें तो अगर आपको कोई देखे पाइलोमेट्रिकोमा है तो इसकी क्या प्रोग्नोसिस है? ये मेलिग्नेंट भी हो सकता है, वैसे तो ये बिनाइन है लेकिन आगे जाके मेलिग्नेंट भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है अगर हम इसको एक्साइज कर रहे हैं तो लोकली रिकर भी हो सकता है। मैनेजमेंट इज लोकल एक्सीशन and wider excision will be needed if malignancy is suspected। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पाइलोमेट्रिक कार्सिनोमा की तरफ। अब सारी चीजें वही हैं, हिस्टोलॉजी सब कुछ मिल रही है आपको वही, लेकिन अगर उसी के साथ आपको सेलुलर एटिपिया, आर्किटेक्चरल एटिपिया, इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोसिस मिल रही है, तो दैट इज कार्सिनोमा, नॉट simply oma। ठीक है, तो पाइलोमेट्रिक कार्सिनोमा इज अ malignant counterpart of पाइलोमेट्रिकोमा possessing metastatic potential। एंड जो है 90 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। एवरेज एज ऑफ प्रेजेंटेशन कार्सिनोमा एल्डरली एज में कॉमन है तो 70 इयर्स, मेल्स में जो है ज्यादा कॉमन है देन फीमेल्स। अच्छा, आई हैव बीन लुकिंग इनटू इट, जितने भी आपके कार्सिनोमास है ना, बेशक बिनाइन फॉर्म्स उनकी फीमेल्स में कॉमन हो, लेकिन मैलिग्नेंट जो है मेल्स के अंदर ही कॉमन है। अच्छा जी, इसकी पैथोलॉजी की तरफ हम आए तो इसमें आपको very large predominant basaloid component मिलेगा with infiltrative growth pattern
एंड उसके अलावा बाकी सारी हिस्टोलॉजी पाइलोमेट्रिक कोमा की तरह है, बस यही है कि आपको माइटोटिक फिगर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे एंड बोथ लिम्फेटिक एंड वस्कुलर इन्वेजन आपको मिलेगी, ठीक है। मेलिग्नेंसीज कार्सिनोमास दे इन्वेड, तो आपको यही सारी मॉर्फोलॉजी अगर इन्वेजन के साथ मिल रही है और एक्सेसिव माइटोटिक फिगर्स मिल रही है तो फिर जो है यू कैन थिंक ऑफ पाइलोमेट्रिक कार्सिनोमा। वही ट्यूमर आपकी क्या है, म्यूटेशन, म्यूटेशन किस में है, वही बीटा कैटेनिन में है जो पाइलोमेट्रिक कोमा में मिली थी। एंड दे हैव बीन डिमॉन्स्ट्रेट, इन्होंने कहा है कि बीटा कैटेनिन हैव बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड in palliamentary carcinoma. It suggests the activation of a common cellular pathway in both types of neoplasm despite the difference in the clinical behavior. बेशक इनका clinical behavior is different, one is benign and the other one is malignant, लेकिन इनकी mutation same है। अच्छा जी, हिस्ट्री एंड क्लिनिकल फीचर्स की तरफ हम देखते हैं कि इट इज अ रैपिडली एक्सपेंडिंग फर्म नोड्यूल, क्योंकि हम पाइलोमेट्रिकोमा की भी बात कर रहे थे कि बहुत हार्ड नोड्यूल होता है ये, तो ये भी जो है रैपिडली एक्सपेंडिंग फर्म नोड्यूल होगा। और आपकी जो इसकी साइट्स हैं दैट इज हेड एंड नेक फॉलोड मच लेस फ्रिक्वेंटली बाय द ट्रंक, और इसके अलावा ये लोकली एग्रेसिव है और डिस्टेंट ऑर्गन्स तक भी मेटास्टेसाइज कर सकता है, जैसे कि लंग्स, बोन्स एंड लिम्फ नोड्स। और मैनेजमेंट में जो है हम लोकल एक्सेशन इसकी करते हैं, लेकिन अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने फिर फॉलो अप भी करना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ मेटास्टेटिक स्प्रेड। अब हम आ जाते हैं लेजन्स ऑफ द हेयर फॉलिकल मीजेनकाइम की तरफ से। अब हमने हेयर फॉलिकल की मैट्रिक्स के भी ट्यूमर्स पढ़ ले, अब हम जो है आते हैं लेजन ऑफ हेयर फॉलिकल मीजेनकाइम। अब जब आप मीजेनकाइम की बात करते हैं तो खुद ब खुद जहन में एक चीज आ जाती है कि मीजेनकाइम वही वाला पोर्शन होगा जहां पर डर्मिस जो है एंटर हो रही है, इमेजिनेट कर रही है हेयर फॉलिकल को, और वहां पर जो है आपके वेसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, तो बेसिकली वो सारा मीजेनकाइम बना रही है आपके हेयर फॉलिकल का। यहाँ पर जो है I might not be able to pronounce it very well. I think it's Harshaib or what. तो ये क्या है? This is a considered to be a slowly reacting mechanoreceptor associated with the hair follicle. आपके hair follicle में वो जो portion जो कि sensory portion होता है वो जो है basically ये चीज है। And neurofollicular hematoma is considered the same as trichodiscoma. अच्छा, ये जो है इन्होंने बड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको जो है ना थोड़ा सा अलग से अपने लिए लिख लीजिए। इसमें आप ये लिख लीजिए कि आपके जो मेंथियोमास है, यहाँ पे इन्होंने इसको जो है नाम मेंशन किया हुआ है, ये वाला मेंटलियोमा जो है, मेंटिलियोमा में दो ट्यूमर्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक न्यूरोफॉलिक्यूलोमा आता है और एक जो है फाइब्रोफॉलिक्यूलोमा आता है, ठीक है। तो जो न्यूरोफाइब्रोक्यूलोमा है उसको ट्राइकोडिस्कोमा भी बोलते हैं। न्यूरोफॉलिक्यूलोमा जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइकोडिस्कोमा, और जो फाइब्रोफॉलिक्यूलोमा है इट इज ऑल्सो नोन एज पेरीफॉलिक्यूलर फाइब्रोमा, जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर जो है यही चीज डिस्कस हुई हुई है। लेकिन ये जो हार शेप, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस पॉइंट को कहते हैं। ये एपिडर्मिस में वो जो बल्ज होता है जहां पर आपका न्यूरोनल टिश्यू आता है उस साइट को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ट्राइकोडिस्कोमा की तरफ। It's again age जो है young to middle aged individual, third to fourth decade of life, and there is no sex predilection. And पैथोफिजियोलॉजी की तरफ हम आए तो इसमें जो है आपको मिलेगा डिस्क्रीट बट नॉट इनकैप्सुलेटेड एरिया ऑफ माइक्सोइड पुअरली सेलुलर स्ट्रोमा with focal collagen deposition is seen in the dermis associated with a proliferation of blood vessels, some of which are thick walled, ठीक है ना। वही आपको मीजेनकाइमल सारी मिल रही है। अच्छा, प्रोलिफरेटिव सेल CD34 पॉजिटिव होते हैं। स्पिंडल सेल कंपोनेंट भी आएगा, जाहिर बात है फाइब्रोब्लास्ट भी इसमें आ गए, ठीक है ना। और इसके अलावा स्पिंडल सेल कंपोनेंट अगर आ जाएगा आपके पास तो दैट विल बी न्यूरोफॉलिक्यूलर हेमाटोमा। और इसके अलावा पाइलोसेबेशियस यूनिट्स आर ऑफन सीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द माइक्सोइड स्ट्रोमा। और इसके अलावा इंटरेस्टिंगली इन्होंने कहा है
कि अच्छा, अब ये जितने भी ट्यूमर्स हम पढ़ रहे हैं ना, ट्राइकोडिस्कोमा पढ़ेंगे, पेरीफॉलिक्यूलर फाइब्रोमा पढ़ेंगे, तो इसके अंदर जो है आप ये चीज देखेंगे कि इनकी जो है क्लोज एसोसिएशन है विद द बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम। ठीक है, बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम के साथ इनकी एसोसिएशन है, और बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम में ही जो है एक्रोकॉर्डॉन लाइक लेजन्स आते हैं। व्हाट इज एक्रोकॉर्डॉन? यानी कि स्किन टैग लाइक लेजन्स आते हैं आपके पास, और उसके तो इसी वजह से आपको अगर किसी भी पेशेंट के अंदर मल्टीपल ट्राइकोडिस्कोमास या ट्राइकोफॉलिक्यूलोमास या एक्रोकॉर्डॉन लाइक लेजन्स मिलेंगे, तो उसके अंदर जो है आपने यू हैव टू थिंक अबाउट द बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम। और इसके अलावा इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो बर्गहार्ट ड्यूब सिंड्रोम है, इसकी एसोसिएशन जो है रीनल न्यूप्लाज्म्स के साथ है, तो नॉट विद द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, नॉट विद एनी अदर कार्सिनोमा, बट इट इज विद द रीनल न्यूप्लाज्म्स। ठीक है, तो वी हैव टू screen the patient for that if we can find trichodiscoma or perifolliculoma fibroma, follicular fibroma in patients। और इसके अलावा इन्होंने इसमें बताया है कि कॉजेटिव जीन्स के अंदर क्या है, इट इज FLCN and it has been mapped to chromosome 17p12q11। तो ओवरऑल ये सब जो है बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन में अगर हम आए तो आपको मल्टीपल डिस्क्रीट फ्लैट टॉप प्यूल्स मिलेंगे 2 to 3 mm इन डायमीटर, सेंट्रल एरिया ऑफ फेस। बड़ी इसकी भी कॉमन सी पिक्चर है, इतना उस तरह से नहीं है कि एकदम से जो है हम देखें इसकी। आप ये देखें अब यहाँ पर कितनी ज्यादा इसकी जो लुक है बाकी जो भी हमने ट्यूमर्स पढ़े हैं उन्हीं के साथ है। तो दिस इज एसोसिएशन, दे हैव देयर एसोसिएशन विद द बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम। और किस मेलिग्नेंसी के लिए आपने स्क्रीन करना है पेशेंट को? फॉर द रीनल सेल कार्सिनोमा। अच्छा जी, हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन होगी। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की तरफ आते हैं तो इट्स बिनाइन। मैनेजमेंट में अगर हम आए तो इट इज एक्साइज फॉर कॉस्मेटिक रीजंस। और बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम में स्किन लेजन्स जो है फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हो सकती है डिजीज की, तो इसीलिए आपने स्क्रीनिंग करनी है, फॉलोअप करनी है फॉर बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रीनल ट्यूमर। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लें। उन्होंने बार बार इस चीज को रिपीट भी किया हुआ है। अब आ जाते हैं पेरीफॉलिक्यूलर फाइब्रोमा की तरफ। Perifollicular fibroma जो है it shows differentiation in the connective tissue sheath of the hair follicle, and again it is a cutaneous hematoma of the unknown etiology। और हम mesenchymal tumors की बात कर रहे हैं तो obviously they will show differentiation towards the connective tissue sheath of the hair follicle। Incidence and prevalence, तो it is a very rare lesion। एज की तरफ अगर हम आए तो लेजन में बी सिंगल and it can be congenital or acquired या multiple in case of late onset। Sex में no sex predilection। pathology में pathology is that of a striking concentric fibrous proliferation आपको मिलेगी around a relatively normal pilosebaceous apparatus। ठीक है, pilosebaceous apparatus हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको बिल्कुल pilosebaceous apparatus ही नजर आएगा नॉर्मल, लेकिन fibrous proliferation बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और जेनेटिक्स की बिल्कुल ट्राइकोडिस्कोमा की तरह ही है। हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन में बिल्कुल सिमिलर जिसे हमने अभी प्रीवियसली उसमें पढ़ी है, तो तकरीबन वही चीजें इधर डिस्कस हुई हैं। सिर्फ ये देख लें कि उन्होंने वापस यहाँ पर जो एक चीज बताई हुई है कि एसोसिएशन विद कोलोनिक पॉलिप्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड इट इज नोन एज हॉर्नस्टीन नेकर्नबर्ग सिंड्रोम। ठीक है, जबकि बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम में अगर उनके साथ ये लेजन्स आ रहे हैं तो तब जो एसोसिएशन रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ है। लेकिन अगर इन्हीं ट्राइकोडिस्कोमा और फॉलिक्यूलोमा की एसोसिएशन आपको जो है अगर इट्स ट्यूमर हॉर्नस्टीक निकेनबर्ग सिंड्रोम, तो वहां पर जो इसकी एसोसिएशन विद कोलोनिक पॉलिप्स है। ठीक है, अच्छा जी, डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में हम आए तो बिनाइन लेजन है। मल्टीपल पेरीफॉलिक्यूलर फाइब्रोमास आर एसोसिएटेड विद बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम सिमिलर टू दैट वी स्टडीड अबाउट ट्राइकोडिस्कोमा। ठीक है, फाइब्रोफॉलिक्यूलोमा। फाइब्रोफॉलिक्यूलोमा भी आपको मिडिल एज, इट इज अ पेरीफॉलिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर, मिडिल एज में मिलता है। कोई सेक्स प्रीडिलेक्शन नहीं है। पैथोलॉजी में पूरली फॉर्म्ड पाइलोसेबेशियस फॉलिकल्स आपको मिलेंगे। इसमें वेल फॉर्म मिल रहे थे ऊपर के एंटिटीज में, इसमें पूरली फॉर्म्ड पाइलोसेबेशियस फॉलिकल्स आपको मिलेंगे। एंड आपको मिलेगी ऑब्वियस proliferation of the outer root sheath। तो जब आउटर रूट शीट की proliferation prominent मिलेगी तो फिर आपको क्लियर सेल्स उसमें नजर आएंगे उसकी हिस्टोलॉजी में। ठीक है, जेनेटिक्स इसकी बिल्कुल सेम है जो भी हमने पढ़ी, और बाकी दोनों ट्यूमर्स के साथ हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन। तो ये तीनों ट्यूमर्स जो है ना आपके फाइब्रोफॉलिक्यूलोमा, ट्राइकोडिस्कोमा, पेरीफॉलिक्यूलर फाइब्रोमा, इनके एसोसिएशंस, प्रेजेंटेशन, हिस्टोलॉजी सॉर्ट ऑफ और जेनेटिक्स तकरीबन सभी सेम है। ठीक है, हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन में भी वही बात रिपीट हुई भी है, लेकिन यहाँ पर
ठीक है ना। लीमा मीन्स, लीमा इज फ्रॉम द, किसी भी चीज की जो छाल होती है, आउटर लेयर होती है, वो जो है उसको, वो लेयर से जो है, लीमा इज द टर्म। तो इसी वजह से हम इसको जो है टर्म करते हैं ट्राइको एपिथीलियोमा। उसके बाद नो सॉरी, ट्राइकोलिमोमा। अब हम आ जाते हैं ट्राइको एपिथीलियोमा की तरफ। अब मैंने आपको बताया कि जब इसके अंदर, अगर हम इस स्लाइड के अंदर देखें कि जो मेन इसकी हिस्टोलॉजी थी, यहाँ पर, अच्छा, अब ये जो है ना ट्राइको एपिथीलियोमा जो है, ये आपका जर्मिनेटिव एपिथीलियम का ट्यूमर है। अब जब जर्मिनेटिव एपिथीलियम को आप देख रहे हैं कि कितनी बेसिलॉइड है, इसी वजह से जब आप इनकी हिस्टोलॉजी करते हैं तो आपको नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल्स मिलते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर आपको नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल्स मिलते हैं, और चूंकि अब जब आप एपिथीलियम की बात करते हैं, उसमें आपके पास एक बेसल लेयर है, और वो जो बेसल लेयर है उससे बेसल सेल कार्सिनोमा बनता है। तो सिमिलरली यहाँ की जो बेसल लेयर है, दैट इज, अब चूंकि वो हेयर से रिलेटेड है, इसीलिए उसको हम ट्राइको एपिथीलियोमा बोल रहे हैं, ठीक है। ट्राइको एपिथीलियोमा की जो आपका हेयर है, ट्राइको मीन्स हेयर, उसकी एपिथीलियम से जो जर्मिनेट कर रहा है ट्यूमर, दैट इज ट्राइको एपिथीलियोमा। और जब हम इसकी हिस्टोलॉजी करते हैं तो हमें बड़ी वो सिमिलर लगती है टू द बेसल सेल कार्सिनोमा। लेकिन वो जो एक हम हिस्टोलॉजी पे डिफरेंस उसका किस तरीके से करते हैं कि आपको बेसल सेल कार्सिनोमा में रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट नजर आता है, ठीक है। मेन जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज डेस्मोप्लास्टिक ट्राइको एपिथीलियोमा, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। डेस्मोप्लास्टिक की एक टर्म देख लें, जब हमने ट्राइको एपिथीलियोमा अच्छे से पढ़ लिया ना, अब जब बात डेस्मोप्लास्टिक ट्राइको एपिथीलियोमा की बात आती है, तो ट्राइको एपिथीलियोमा में सिर्फ एक फैक्टर ऐड हो जाएगा, और वो क्या है, ग्रोथ ऑफ फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू का। क्योंकि जो डेस्मोप्लास्टिक होता है, उसका मतलब ही यही है कि it is something that is related to the excessive growth of the fibrous or connective tissue। हम जब इसीलिए जब ट्राइकोएपिथेलियोमा की बात करते हैं तो उसमें हमने बताया कि ये बेसल सेल कार्सिनोमा से जो है मिमिक करता है। अच्छा, डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोएपिथेलियोमा का भी मैंने आपको बताया कि सारा कुछ ट्राइकोएपिथेलियोमा की जैसी है, हिस्टोलॉजी भी ट्राइकोएपिथेलियोमा की जैसी है, लेकिन मेन उसमें फर्क क्या आ जाएगा कि आपके पास फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू की जो है वहां पर प्रोलिफरेशन हो जाएगी, और उस प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू की वजह से दैट इज टर्म्ड एज डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोएपिथेलियोमा। अब आई हैव टू लुक कि पता नहीं मैंने डेस्मोप्लास्टिक ट्रैकोएपिथेलियम की पिक्चर डाली है कि नहीं। आई थिंक मैंने जो है ट्राइकोएपिथेलियोमस की डाली है यहाँ पर, लेकिन डेस्मोप्लास्टिक की तो नहीं डाली। यहाँ पर जॉइंट जो ट्राइको सॉलिटरी ट्राइकोएपिथेलियोमा है उसकी पिक्चर है, लेकिन पहले हम यहाँ पर इस जॉइंट वाली पिक्चर को आप देख लें। हम डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोएपिथेलियोमा को पढ़ लेते हैं रुक से, और उसके बाद जो है हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं। जी, तो डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोएपिथेलियम में क्या है, ये आपका एक स्लो एक्सपेंडिंग प्लाक लाइक ट्यूमर है, जिसमें स्ट्रक्चर्स जो है डिफरेंशिएट करते हैं टुवर्ड द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल एंड रिगार्डेड एज हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या होता है? हेमाटोमा जो है बेसिकली आपके पास आता है कि वैसे तो कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है उसको हम हेमाटोमा उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। वेट अ सेकंड प्लीज। अच्छा जी, इसमें जो है हमारे पास अच्छा, हेमाटोमा जो है मैंने आपको बताया कि ट्यूमर तो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। हेमाटोमा हम उस वक्त बोलते हैं जब एबनॉर्मल ग्रोथ तो है, लेकिन वो एबनॉर्मल ग्रोथ अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन पे मौजूद है। यानी कि अब जब हम ट्राइकोएपिथेलियोमा की बात कर रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि हेयर के जो है जर्म सेल्स या हेयर की जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहां से ओरिजिनेट करते हैं, तो ये प्रेजेंट भी हेयर फॉलिकल के अंदर उधरी से वो स्टार्ट होके वहीं पर ही ग्रो कर रहे होते हैं। इसीलिए जो है हम इनको हेमाटोमा टर्म करते हैं, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ तो है लेकिन एट द सेम एनाटॉमिकल पोजीशन, देन इट इज टर्म्ड एज हेमाटोमा।
इसकी अगर जो है हम एज के ऊपर आए तो इट इज कॉमन इन द यंग पर्सन बट ऑल्सो इन द मिडिल एज्ड एडल्ट एंड देयर इज अ प्री डायलेक्शन फॉर द फीमेल्स। पैथोलॉजी में अगर हम आए तो अब जैसे कि हमें उसकी जो है हिस्टोलॉजी, हमने नॉर्मल हिस्टोलॉजी देखी है हेयर की, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पर जो है डेस्मोप्लास्टिक एक एडिशनल फैक्टर है, तो इसीलिए आपको इसमें डेंस फाइब्रस स्ट्रोमा जो है सराउंडिंग कर रहा होगा, किस चीज को सराउंड कर रहा होगा, केराटिन फिल्ड सिस्ट को, और स्ट्रैंड्स एंड रिबन्स ऑफ स्मॉल डार्क एपिथेलॉइड सेल्स, क्योंकि ये भी आपके एपिथेलॉइड सेल्स ही होते हैं बेसिकली, एपिथीलियम जो होती है इसकी, तो वो जो है आपको उसकी एपिथीलियम इन द फॉर्म ऑफ डार्क एपिथेलॉइड सेल्स नजर आएगी, केराटिन फिल्ड सिस्ट भी आपको नजर आएंगी, और साथ में आपको डेंस फाइब्रस स्ट्रोमा नजर आएगा जो कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को सराउंड कर रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा ये कि ये पेरीन्यूलर न्यूरल एक्सटेंशन भी इसकी हो सकती है, यानी कि नर्व तक भी एक्सटेंड कर सकता है। और इसका जो है आप जब आप नॉर्मल ट्राइकोएपिथेलियोमा की बात करते हैं तो, और इसके अलावा बेसल सेल कार्सिनोमा की बात करते हैं तो उसमें पेरिफेरल पेलिसेडिंग आपको मिलती है, इसके अंदर पेरिफेरल पेलिसेडिंग आपको नहीं मिल रही होती। ठीक है। अच्छा, आप इसको माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा से जो है इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, स्पेशली उस वक्त अगर जो है आपके पास सुपरफिशियल बायोप्सी अवेलेबल हो। लेकिन आप जो है क्या कर देखते हैं कि जो माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा है उसके अंदर आपको डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न मिलता है विद प्रोमिनेंट पेरिन्यूरल इन्वेजन। इसमें पेरिन्यूरल इन्वेजन पॉसिबल तो है, लेकिन जो है वो मिनिमल होती है, जो हमने यहाँ पर इसकी पेरिन्यूरल इन्वेजन की बात की है। लेकिन इसके अंदर जो आप माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा है, इसके अंदर पेरिन्यूरल एक्सटेंशन जो है आपको मिलती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो मर्कल सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोएपिथेलियोमा एंड एब्सेंट इन द माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा एंड इन मोस्ट केसेस ऑफ द मॉर्फिक बेसल सेल कार्सिनोमा। तो आप बेसल सेल कार्सिनोमा से और जो आपकी माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा से कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं हिस्टोलॉजी पे, कि आपके मर्कल सेल्स जो हैं ये डेस्मोप्लास्टिक ट्राइकोएपिथेलियोमा में आएंगे। मर्कल सेल्स क्या है? जी, तो मर्कल सेल्स जो है वो सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर नर्व एंड होती है और उसका डायरेक्ट कांटेक्ट बनता है स्किन के साथ। वहां पर बीच में ये सेल्स होते हैं जो कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, तो बेसिकली वो सेल्स जो है मर्कल सेल्स कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये मर्कल सेल्स जो कि हेयर फॉलिकल के पास आपको एग्जैक्टली जो क्योंकि नर्व सप्लाई आपको डर्मिस में मिलती है ना, तो डर्मिस में आपको ये मर्कल सेल्स मिलेंगे, लेकिन जो बेसल सेल कार्सिनोमा है उसमें ये मर्कल सेल नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, और इम्यूनोस्टेनिंग में आप साइटोकैरेटिन 20 को जो है मार्क कर लें, क्योंकि साइटोकैरेटिन 20 जो है वो आइडेंटिफाई करता है मर्कल सेल्स को। अब हम इसकी हिस्ट्री और प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो लेजन जो है मेनली आपको फेस के ऊपर मिलेंगे, और इसके अलावा they have a depressed center and a raised rolled edge in many cases। तो आप देखें बिल्कुल बेसल सेल कार्सिनोमा की तरह ही इसकी प्रेजेंटेशन है, रोल्ड एजेस की तरह, लेकिन हम उसको हिस्टोपैथोलॉजी पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब जो है इसकी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में आपने सिंपली इसको एक्सरसाइज करना है। अच्छा, सॉलिटरी जॉइंट ट्राइकोएपिथेलियोमा, अब दोबारा हिस्टोलॉजी पे हम बार बार नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम ट्राइकोएपिथेलियोमा की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो इन जनरल हर जगह सेम ही है। सिर्फ अब यहाँ पर चूंकि नाम से है कि सॉलिटरी है, कि एक सिंगल जायंट बड़ा सा ट्राइकोएपिथेलियोमा आपको नजर आएगा, और इसमें जो है ये बेसिकली इन्होंने कहा है कि ये एक रेयर वेरिएंट है ट्राइकोब्लास्टोमा का, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जो ट्राइकोएपिथेलियोमा है और जो जॉइंट ट्राइकोएपिथेलियोमा है, दे रिप्रेजेंट द मोर मेच्योर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ ट्राइकोब्लास्टोमा। तो है तो ये भी आपका जो है देखिए ये भी हेयर जर्म ट्यूमर ही है, ट्राइकोएपिथेलियोमा भी हेयर जर्म ट्यूमर ही है। लेकिन जो ट्राइकोएपिथेलियोमा है, हम देखें जब एपिथेलियम की बात करें, वो एपिथेलियम के नाम से ही वो लगता है कि वो एक मेच्योर फॉर्म है, जबकि ब्लास्ट की फॉर्म एक इमेच्योर फॉर्म होती है। ठीक है ना, जैसे हम एरिथ्रोसाइट और एरिथ्रोब्लास्ट की बात करते हैं, तो ब्लास्ट एक इमेच्योर जो है फॉर्म होती है, और साइट जो है फुल मेच्योर फॉर्म होती है। तो जब हम एपिथेलियोमा की बात करें तो ये रिस्पेक्टिवली रिलेटिवली एक मेच्योर फॉर्म है ट्राइकोब्लास्टोमा की। क्लियर?
उसके बाद अगर हम आएँ तो ये मोर फ्रीक्वेंटली आपको एल्डरली में नज़र आएगा। दोनों सेक्सेस जो हैं इक्वली अफ़ेक्ट होती हैं। फीचर्स जो हैं इसके बिल्कुल स्मॉलर क्लासिकल ट्राइको एपिथेलियोमा की तरह ही होते हैं, लेकिन बस ये है कि लेशन ज़्यादा लार्ज होते हैं, डीपर होते हैं और ये इतने ज़्यादा अंदर की तरफ चले जाते हैं कि सबक्यूटेनियस फैट तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने एक यहाँ पर टर्म यूज़ किया जायंट मेलेनोट्राइकोब्लास्टोमा। अब जब मेलन का नाम आ गया, तो ये वो वेरिएंट है ट्राइकोब्लास्टोमा का जिसमें आपको पिगमेंटेड कॉलोनाइजेशन मिलती है डेंड्राइटिक मेलानोसाइट्स की भी, ठीक है ना? तो मेलानोसाइट्स और केराटिनोसाइट्स में डिफरेंस है। केराटिनोसाइट्स केराटिन प्रोड्यूस करते हैं, मेलानोसाइट्स मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जो पिगमेंट देना है हेयर को, तो इसका मतलब है आपके मेलानोसाइट्स भी नॉर्मली गेट प्रेजेंट होंगे। तो अब अगर वो जो है डेंड्राइटिक मेलानोसाइट की कॉलोनाइजेशन हो वहां पर, और वो जो है आपको वहां पर फिर पिगमेंटेड फॉर्म में जो ट्राइकोब्लास्टोमा नजर आएगा, दैट इज टर्म्ड एज जाइंट मेलेनोट्राइकोब्लास्टोमा। जब हम इसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करें तो वेरी लार्ज पॉलीपॉइड लेजन है दैट इज प्रेजेंटिंग ऑन द लोअर ट्रंक, फ्रिक्वेंटली पेरिएनल एरिया में विद अ हिस्ट्री ऑफ रीसेंट रैपिड ग्रोथ। और ये जो है आपको अनयूजुअल साइट्स इसकी स्कैल्प और ईयर्स भी हैं। और इसके अलावा डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस अगर हम देखें तो ये बिनाइन है। इसके अलावा इसका मेलिग्नेंट चेंज इनटू बेसल सेल कार्सिनोमा हैज बीन रिपोर्टेड। और अगर इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इसकी है सर्जिकल एक्सिशन, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए भी, और वो जो डिस्कम्फर्ट है क्योंकि ये बहुत जॉइंट सा होता है तो सर्जिकल एक्सक्रीशन अल्टीमेटली इसकी करनी होती है। अब जो है हम आ जाते हैं ट्राइकोब्लास्टोमा के ऊपर। अब ट्राइकोब्लास्टोमा भी जैसे मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि है ये हेयर जर्म सेल ट्यूमर ही, ठीक है ना? तो हेयर जर्म कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर जर्मिनेटिव सेल्स। इसको जो है ट्राइकोजेनिक फाइब्रोमा या ट्राइकोब्लास्टिक फाइब्रोमा भी बोलते हैं। इसकी जो है एक रेयर लेजन है, लेकिन डिस्पाइट दैट रेयर लेजन हमारे लिए याद रखना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इवन इफ इट्स रेयर एंड वी आर द स्पेशलिस्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी, तो ऑब्वियसली द रेयर थिंग्स हमारे पास ही आनी है ना। तो और हो सकता है मोस्ट ऑफ टाइम आपस पेशेंट्स डर्मा के भी बहुत ज्यादा फिल्टर होकर ही आते हो, क्योंकि बहुत कॉमन लेजन्स तो एक जनरल फिजिशियन भी पहचान जाता है। तो हमारा बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट काम यही आता है कि हम रेयर लेजन्स को भी पहचाने। तो इसी वजह से ट्राइकोब्लास्टोमा, दो इट्स रेयर बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन एवरी एस्पेक्ट। एज जो है 5th to 7th डिकेड ऑफ लाइफ है। सेक्स में जो है इट इज कॉमन इन बोथ सेक्सेस। पैथोलॉजी में अगर हम आए तो यहाँ पर आप देखिए कि करेक्टरिस्टिकली आपको कंडेंसेशन मिलती है सेलुलर स्ट्रोमा की, एंड इट इज सीन अराउंड एग्रीगेट्स ऑफ बेसिलॉइड सेल्स, बट ट्रू follicular papilla are not usually formed as a stroma does not invaginate into the epithelial component। और इसके अलावा माइटोटिक फिगर्स वेरी कर सकते हैं एंड ट्यूमर इज नॉट कनेक्टेड टू द एपिडर्मिस। ठीक है, ये ट्यूमर जो है एपिडर्मिस से कनेक्टेड नहीं है। ट्राइकोब्लास्टोमा बहुत सारे ऐसे ट्यूमर्स हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं एपिडर्मिस के साथ, जब आप उनकी हिस्टोलॉजी में देखें तो ये भी उनका एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है। अच्छा, according to the degree of follicular differentiation and the amount of stroma induced, lesions have been subclassified into different categories जैसे कि ट्राइकोजेनिक, ट्राइकोब्लास्टिक, फाइब्रोमास। उसके अलावा यहाँ पर देख लें कि कुछ ट्यूमर्स जो हैं दे डिस्प्ले सेबेशियस एंड इवन डक्टल एपोक्राइन डिफरेंशिएशन, कंफर्मिंग द थ्योरी दैट दे डिफरेंशिएट टुवर्ड्स अ फॉलिक्यूलर सेबेशियस एंड एपोक्राइन जर्म। क्योंकि ये जर्मिनेटिव एपिथेलियम है ना, तो इसकी टेंडेंसी है कि ये किसी भी जो है फॉर्म में किसी भी के एपोक्राइन जर्म सेल फॉर्म भी ले सकती है, और जरूरी नहीं कि ये हो सकता है कि पूरा का पूरा फॉलिक्यूलर सेबेशियस यूनिट बनाए वो सेल्स। मतलब आपको ये तमाम वेराइटी ऑफ सेल्स, ट्राइकोब्लास्टोमा की जब आप बात करते हैं तो इमेच्योर किसी भी ट्यूमर के अंदर आपको ये सारी जो है हिस्टोलॉजी में ये चीजें नजर आ सकती हैं। सम ट्यूमर्स डिस्प्ले सेबेशियस एंड सॉरी अच्छा, मेलानिन deposition is often seen and it may be prominent and is not uncommonly associated with the presence of the melanocytes. इसके अलावा विद इन द ट्यूमर विच इज सीन इन द नॉर्मल हेयर फॉलिकल्स, कुछ केसेस में आपको रोज ऑफ ट्यूमर सेल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल टू ईच अदर, जिसको जो है आप बोलोगे फिर रिपल ट्राइकोब्लास्टोमा, जिसमें आपको बजाय जो है ना लोब्यूलर फॉर्म में आपको पैरेलल फॉर्म में ये सेलुलर हिस्टोलॉजी अरेंज नजर आएगी, तो उसको जो है हम रिपल्ड ट्राइकोब्लास्टोमा भी बोलते हैं। ओकेजनली न्यूप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ द क्लियर सेल्स। अब जब हम क्लियर सेल्स की बात कर रहे हैं तो इट इंडिकेट्स
लीमल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ट्राइकोलीमल जैसे ट्राइकोलीमोमा, उसमें आपको क्लियर सेल्स नजर आते हैं। अब ये चूंकि जर्म सेल ट्यूमर्स है और इसमें हम जब ब्लास्टोमा की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको इमेच्योर फॉर्म किसी भी आपका जो पूरा पाइलोसेबेशियस यूनिट है उसकी किसी भी मॉर्फोलॉजी का सेल आपके पास आ सकता है। तो ट्राइकोलीमल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि ये आउटर रूट शीथ की तरह से जो है डिफरेंशिएट हो रही है, तो इसीलिए आपको क्लियर सेल्स भी इसमें नजर आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पॉइंट देख लें कि डिस्टिंक्शन बिटवीन नोड्यूलर ट्राइकोब्लास्टोमा एंड फॉलिक्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा में बी वेरी डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली इन स्मॉल बायोप्सीज। तो डिस्टिंक्शन आप किस तरह से बनाते हैं, ये आप कर सकते हैं कि आप एक तो ये देखेंगे कि डीप इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न आपको मिलेगा बेसल सेल कार्सिनोमा का। जो फॉलिक्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा है, नोड्यूलर ट्राइकोब्लास्टोमा का इतना इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न नहीं होगा क्योंकि ये बिनाइन लेजन्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है, मर्कल सेल्स। मर्कल सेल्स जो है ट्राइकोब्लास्टोमा में आप आइडेंटिफाई करेंगे बाय साइटोकैरेटिन 20 एंड क्रोमोग्रानिन, और इससे जो है आप इसको बेसल सेल कार्सिनोमा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा बेस्ड ऑन क्लिनिको पैथोलॉजिकल फीचर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ मर्कल सेल्स इन द न्यूप्लाज्म, it has been proposed that fibroepithelioma of pincus, which is a variant of trichoblastoma rather than a variant of basal cell carcinoma। ये जो हम फाइब्रोएपिथेलियम ऑफ पिंकस से बेसल सेल कार्सिनोमा में पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि मर्कर सेल्स के मार्कर्स की प्रेजेंस की वजह से उसको जो है हम प्रोपोज करते हैं कि वो ट्राइकोब्लास्टोमा का ही एक वेरिएंट है रादर देन बेसल सेल कार्सिनोमा। अच्छा जी, और इसके अलावा हम एक और चीज, क्या हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक और चीज हमें हेल्प कर सकती है between the basal carcinoma and trichoblastoma is the immunohistochemical expression of androgen receptor। और ये जो है आपको it is purported that the later is usually positive in basal cell carcinoma जो androgen receptor है, and negative in benign follicular neoplasms। तो ये androgen receptors, Merkel cells markers, cytokeratin 20, तो इनकी जो है अपनी significance है और इस तरीके से हम इनको differentiate कर सकते हैं। हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन की तरफ अगर हम आए तो सुपरफिशियली सिचुएटेड डर्मल एंड और सबक्यूटेनियस नोड्यूल होता है। वैसे इसकी भी आई थिंक आई हैव प्लेस्ड अ पिक्चर। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप ट्राइकोब्लास्टोमा कितने सारे हेयर्स इधर से निकल रहे हैं, और रिलेटिवली वही वाली बात है कि बेसल सेल कार्सिनोमा जो है उससे बड़ी इसकी जो है सिमिलैरिटी है। तो हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर जो है हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर जो है हम, अच्छा रेयर अकरेंस, यहाँ पर जहाँ पर आपके पास इनकी अकरेंस की बात रही होती है तो हम देख रहे हैं कि डीपली या सुपरफिशियली सिचुएटेड डर्मल एंड और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं दैट आर फाउंड एज कॉमन विद फॉलिक्यूलर ट्यूमर्स ऑन द हेड एंड नेक, जैसे कि हमने पिक्चर देखी। लेकिन रेयर अकरेंस वल्वा में भी हो सकती है, एंड ऑफन लेजन्स आर फाउंड विद इन द नेवस सेबेशियस, ठीक है। इन एसोसिएशन विद द नेवस सेबेशियस भी आपको जो है ट्राइकोब्लास्टोमा मिल सकता है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ट्राइकोब्लास्टोमा इज रिगार्डेड एज द मोस्ट कॉमन न्यूप्लाज्म दैट इज अकरिंग इन दिस हेमाटोमा, यानी कि नेवस सेबेशियस के अंदर ट्राइकोब्लास्टोमा जो है सबसे ज्यादा कॉमन न्यूप्लाज्म है जो कि नेवस सेबेशियस में होता है। ये एक एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है कि जो आपके ट्राइकोब्लास्टोमास है ना, ये जो आपके बिल्कुल ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर्स हैं ऑफ हेयर जर्मिनल एपिथेलियम के, वो जो जितने भी आपके डेपिलेटरी ट्रीटमेंट्स हैं, यहाँ तो इन्होंने लो डोज एक्सरे डेपिलेटरी ट्रीटमेंट बताया। डेपिलेटरी ट्रीटमेंट्स वो होती हैं दैट आर यूज्ड फॉर द हेयर रिमूवल। तो ये कह रहे हैं कि लो डोज एक्सरे डेपिलेटरी ट्रीटमेंट जो कि प्रीवियसली रिंग वॉर्म को ट्रीट करने के लिए यूज होती थी, उसकी वजह से जो है इन ट्यूमर्स की फॉर्मेशन इंड्यूस हो सकती है, ठीक है। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो ये बिनाइन है। मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी ऑफ द एपिथेलियल और इवन द मेसेनकाइमल कंपोनेंट ट्राइकोब्लास्टिक कार्सिनोमा या सार्कोमा में ओकेजनली अकर, क्योंकि प्रीमेच्योर फॉर्म होती है तो इसके अंदर मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कंप्लीट एक्सिशन। देन वी कम टुवर्ड्स द कुटेनियस लिम्फ एडिनोमा। कुटेनियस लिम्फ एडिनोमा ये वेरिएंट है ट्राइकोब्लास्टोमा का,
ठीक है। ये cutaneous lymphedema is a variant of trichoblastoma and it is a neoplasm differentiating towards the folliculosebaceous and apocrine germ cell। अब इसमें अगर आप देखें तो कितने ज्यादा नेम्स यूज हुए हैं कि folliculosebaceous भी है और apocrine germ की भी बात आ रही है। अब इसकी अगर यहाँ पर आप हिस्टोलॉजी देखें, मैं जब देख रही थी तो बहुत ज्यादा सिरिंगोमा की तरह लगती है। यहाँ पर ये टेडपोल साइन भी मिल रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको एपोक्राइन जर्म सेल का एक फैक्टर भी मिल रहा होता है जो कुटेनियस लिम्फेडिनोमा है। और इसके अलावा बाकी वही है कि फॉलिक्यूलो सेबेशियस ग्लैंड्स आपको मिलेंगे, आपको नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल्स मिल सकते हैं और बाकी वही ट्राइकोएपिथेलियोमा वाली फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। अच्छा, ये जो है रिलेटिवली रेयर है, यंग एडल्ट्स में होता है। उसके अलावा दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकता है। पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपको नेस्ट एंड लोब्यूल्स ऑफ बेसिलॉइड सेल्स मिलेंगे, जैसे कि अभी पिक्चर में भी देखा, वो रेटिकुलर डर्मिस में होंगे विद नो कनेक्शन टू द एपिडर्मिस, ठीक है। और इसके अलावा ट्यूमर सेल्स जो हैं, दे आर ट्यूमर सेल्स आर ब्लैंड एंड डिस्प्ले फोकल पेरिफेरल पैलिसेडिंग। A striking feature is the presence of prominent infiltration of tumor lobules in nest by T lymphocytes and histiocytes। इसके अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, जहां पर आपको बाकी फाइंडिंग्स मिल रही हैं किसी भी जो है पाइलोसेबेशियस ग्लैंड के, पाइलोसेबेशियस यूनिट की ट्यूमर के, उसके साथ साथ आपको टी लिम्फोसाइट्स और हिस्टोसाइट्स भी मिलेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर अगर जैसे इसकी पिक्चर में देखें हम, तो लिम्फेडिमा नेस्ट एंड लोब्यूल्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स विद प्रोमिनेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। आई डोंट थिंक कि इसमें हम इतना ज्यादा उसको लोकेट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक जो नॉर्मल पर्पल से ज्यादा जो बहुत ही डार्क पर्पल है, मोस्ट प्रॉब्ली दीज आर द लिम्फोसाइट्स। तो आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन अगर मिल रही है इस तरह की हिस्टोलॉजी के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ कुटेनियस लिम्फेडिनोमा। और इसके अलावा आपको फोकल एरियाज ऑफ केराटिनाइजेशन भी मिल सकते हैं। हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये आपको हेड या नेक पे, नेक एरिया पे नजर आता है और नॉन स्पेसिफिक सा पेप्यूल या नोड्यूल होगा। और इसकी जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जो इसकी पेरी ऑपरेटिव क्लिनिकल डायग्नोसिस है, फ्रीक्वेंटली आइदर बेसल सेल कार्सिनोमा या इंट्राडर्मल नेवस से जो है मिलती जुलती हो सकती है। मैंने जो है इसकी भी एक पिक्चर यहाँ पर रखी थी, टेजिस्कुटेनिस। तो बहुत आप देखें कि किस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल एक नॉन स्पेसिफिक सा पेप्यूल या कोई नोड्यूल हो सकता है। तो इस तरह के नॉन स्पेसिफिक से नोड्यूल या पेप्यूल के ऊपर वन ऑफ द डिफरेंशियल कैन बी कुटेनियस लिम्फेडिनोमा, ठीक है जी। अच्छा, डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इंटायरली बिनाइन है, वी आर स्टडिंग द बिनाइन ट्यूमर्स में, और मैनेजमेंट में जो है लोकल एक्सिजन इज रिकमेंडेड। और इसके अलावा MOHS जो है माइक्रोग्राफिक सर्जरी है। MOHS स्टैंड्स फॉर माइक्रोग्राफिकली ओरिएंटेड, जो आपकी हिस्टोग्राफिक सर्जरी होती है, ठीक है ना। वो आपकी ये सर्जरीज मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्वेसिव स्किन ट्यूमर्स होते हैं उसके लिए जो है आप यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इट हैज बीन सजेस्टेड एज एन ऑप्शन, but this seems as but this seems an excessive treatment for a benign lesion that has no infiltrative growth pattern, क्योंकि ये जो स्किन कैंसर्स होते हैं बेसिकली उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो लोकल एक्सिशन इज रिकमेंडेड in case of cutaneous lymphadenoma as well. Now we come towards the basaloid follicular hematoma। अब जैसे कि इसका नाम है बेसिलॉइड, क्योंकि बेसल सेल से निकल रहा है, ठीक है ना। और इसकी जब आप हिस्टोलॉजी देखते हैं तो उसमें आपको बेसिलॉइड सेल मिलेंगे। और फॉलिक्यूलर इसलिए क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस भी होती है ना, उसमें एक तो इसमें फ्रीक्वेंट इन्वॉल्वमेंट है हेयर फॉलिकल की, और इसकी जो क्लिनिकल अपीयरेंस है वो भी बड़ी फॉलिक्यूलर सी होती है। और हेमाटोमा इसलिए क्योंकि इट्स अ बिनाइन ट्यूमर दैट इज अराइजिंग, abnormal growth of the cell that is arising at its given anatomical position। तो इसकी अगर हम जो है यहाँ पे डायग्राम देखें, ये देखें आप, बेसिलॉइड फॉलिक्यूलर हेमाटोमा, ये वो पेपिलोसा नाइग्रा की तरह भी काफी लग रहा है, यहाँ पर आप ये देखें, ठीक है ना। तो ये आप इसकी जैसी क्लिनिकल पिक्चर देखेंगे तो आपको जहन में आ जाएगा कि बेसिलॉइड फॉलिक्यूलर हेमाटोमा कैन बी डिफरेंशियल। और इसके अंदर अगर हम एज देखें, क्योंकि ये कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, और जो एक्वायर्ड होंगे वो मिडिल एज और एल्डरली इंडिविजुअल्स में होंगे, तो मेरे ख्याल में टू दैट वेरिएंट ऑफ सेबोरिक केराटोसिस वी कैन कीप दिस डिफरेंशियल एज वेल।
अच्छा जी, अब इसके इट्स अ रेयर लेशन, ए कंजेनिटल एक्वायर्ड हो सकता है, मोर कॉमन इन मिडल एज्ड एंड एल्डरली इंडिविजुअल्स, सेक्स कोई जो है प्रीडायलेक्शन फॉर वुमेन। पैथोफिजियोलॉजी की अगर तरफ हम आएँ, तो पैथोलॉजी में आपको फ्रीक्वेंट कनेक्शन टू द एपिडर्मिस नज़र आएगा। प्रीवियसली जितने भी हम पढ़ रहे थे उनका नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो है आपको कनेक्शन टू द एपिडर्मिस नज़र आएगा। और इसके अलावा जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है आपको बेसिलॉइड सेल्स नज़र आएँगे दैट विल बी फोकली रिप्लेसिंग द नेबरिंग हेयर फॉलिकल्स। आपके तमाम हेयर फॉलिकल को जो है बेसिलॉइड सेल रिप्लेस कर रहे होंगे, और इसके अलावा आपको इमैच्योर फॉलिक्यूलर बल्ब्स भी नज़र आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जर्मिनेटिव एपिथेलियम है तो कोई भी डिफरेंशिएशन आपको उसमें मिल सकती है। अच्छा जी, जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें डीरेगुलेशन है ऑफ द इट इज एसोसिएटेड विद द डीरेगुलेशन ऑफ द पीटीसीएच pathway, although levels of PTCH mRNA are significantly low as opposed to the basal cell carcinoma। तो आपके पास बेसल सेल कार्सिनोमा में पीटीसीएच मैसेंजर आरएनए का लेवल बहुत हाई होता है, जबकि इसके अंदर इट इज वेरी लो। दो आपको नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल्स मिल रहे होते हैं। हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन की तरफ अगर हम आए, तो स्मॉल, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम दिखाई, आपको स्मॉल मल्टीपल पेप्यूल्स मिलेंगे दैट मे बिकम कन्फ्लूएंट टू फॉर्म अ प्लैग। उसके अलावा जो है आपको फेस पे कॉमनली नजर आते हैं, जैसे कि पिक्चर में था, लेकिन ट्रंक पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन इसकी जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड हो सकती है, और अगर लोकलाइज्ड हो तो ये आपको लीनियर फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है? उसके अलावा इसकी एसोसिएशन है विद ऑटोइम्यून डिजीजेस, ठीक है? आपकी बेसिलॉइड फॉलिक्यूलर हेमाटोमा की मतलब इस तरह का लेजन अगर फेस के ऊपर आ जाता है, देन यू नीड टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज एज वेल, क्योंकि उसकी एसोसिएशन है ऑटोइम्यून डिजीज के साथ, पर्टिकुलरली इन द जनरलाइज्ड वेरिएंट। और कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज? विद द लूपस एरिथमेटोसस, और इसके अलावा मायसीनिया ग्रेविस। तो ऐसे पेशेंट्स में मसल वीकनेस स्पेशली टुवर्ड्स इवनिंग जो प्रोग्रेस कर रही है, तो ये सब जो है हिस्ट्री पूछना इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको इस तरह का कोई लेशन मिले। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, मिलिया और हाइपोहाइड्रोसिस के साथ भी इसकी एसोसिएशन है, तो ये एसोसिएशन जो है आप सारी मार्क कर लें। डिजीज कोर्स और प्रोग्नोसिस की बात करें तो बिनाइन लेजन है, और एक्सेप्शनल केसेस में जो है बेसल सेल कार्सिनोमा इनमें डेवलप हो सकता है। तो इसका भी जैसे कि पिछला हमने जो है कुटेनियस लिम्फेडिनोमा का पढ़ा, ट्राइकोब्लास्टोमा का पढ़ा, और सिमिलरली अभी बेसिलॉइड फॉलिक्यूलर हेमाटोमा को पढ़ रहे हैं, तो इनमें जो है बेसल सेल कार्सिनोमा की कन्वर्जन के चांसेस हैं। तो अच्छा, इसको एक्सरसाइज हम करते हैं कॉस्मेटिक रीजंस के लिए भी, और उसके अलावा ड्यू टू द इफ बेसल सेल कार्सिनोमा इज सस्पेक्टेड। अब हम आ जाते हैं हेयर मैट्रिक्स ट्यूमर्स की तरफ। तो अभी तक हम जितने ट्राइकी पढ़ रहे थे, ब्लास्टोमा और एपिथेलियोमा, वो सब जो है आपके पास ट्यूमर किस चीज के थे? वो जो है हेयर जर्म ट्यूमर्स थे। और तो हेयर जर्म ट्यूमर्स के हमने ट्यूमर्स भी पढ़े, और सिमिलरली वहां की सिस्ट भी पढ़ी, ठीक है? अब हम आ जाते हैं हेयर मैट्रिक्स के ट्यूमर्स की तरफ। अगर आपको अभी प्रीवियस पिक्चर याद हो, मैंने आपको दिखाया था कि वो जो मैट्रिक्स होता है वो कौन सा पोर्शन होता है, बिल्कुल जो बेसल सेल्स आपका मतलब जहां पर इमेजिनेट कर रही होती है डर्मिस इनसाइड द हेयर बल्ब, उसकी जो इमेजिनेशन है दैट इज द हेयर पैपिला, और उसके ऊपर आपको जर्मिनल लेयर नजर आती है जो कि एपिथेलियम होती है हेयर की, जहां से बेसिकली आपके हेयर के स्ट्रक्चर के सारे सेल्स जो है प्रोलिफरेट करते हैं। और उसके ऊपर वो जो सारे सेल्स होते हैं ना बेसल लेयर के ऊपर, वो मैट्रिक्स होता है, हेयर मैट्रिक्स होता है। और इस मैट्रिक्स के ट्यूमर्स जो होंगे दैट विल बी टर्म्ड एज मैट्रिकोमा, ठीक है? जैसे कि नाम से, क्योंकि मैट्रिक्स सेल के हैं इसी वजह से ये मैट्रिकोमा है। अब पाइलोमेट्रिकोमा क्यों? क्योंकि वो हेयर मैट्रिक्स से अराइज हो रहे हैं। अच्छा, अब इसका पाइलोमेट्रिकोमा जब भी हम देखते हैं तो हमारे ज़हन में वही जो हिस्टोपैथोलॉजी बड़ी कॉमन है इसकी, हमेशा शेयर होती है क्लिनिकल स्लाइड्स में भी, जो गोस्ट सेल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो अब अगर हम देखें, इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर जो है वर्ड यूज़ किया है ममीफिकेशन का। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेनाइन ट्यूमर दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ हेमाटोमा ऑफ द हेयर मैट्रिक्स। तो मैट्रिकोमा and composed of cells resembling those of the hair matrix and cortex and inner root sheath, ठीक है? अच्छा, इंसिडेंस और प्रेवलेंस की अगर हम बात करें तो 20% ऑफ ऑल हेयर फॉलिकल रिलेटेड ट्यूमर जो है इट मेक्स अबाउट 20% ऑफ द ऑल हेयर फॉलिकल रिलेटेड ट्यूमर्स, एंड इट इज द कॉमनेस्ट हेयर फॉलिकल ट्यूमर। जस्ट मार्क इट इज द कॉमनेस्ट हेयर फॉलिकल ट्यूमर। तो what is the which is the commonest hair follicle tumors? That is the pilomatricoma, which is basically arising from the matrix of the hair follicle, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी एसोसिएशन की तरफ। इसकी एसोसिएशन है विद मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी,
टर्नर सिंड्रोम एंड रुबिनस्टीन टेबी सिंड्रोम। इसके अलावा MYH एसोसिएटेड पॉलीपोसिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव वेरिएंट ऑफ familial adenomatous polyposis with susceptibility to colorectal carcinoma and association in some affected individuals with multiple pilomatricomas। तो pilomatricomas अगर किसी पेशेंट में आपको नजर आ जाए तो उसके अंदर you have to think about these associations which are टर्नर सिंड्रोम, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड रुबिनस्टीन-टेबे सिंड्रोम। और इसके अलावा जो है जो फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस का जो एक वेरिएंट है विच इज MYH एसोसिएटेड पॉलीपोसिस, जिसके अंदर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का एसोसिएशन बहुत होता है। तो तो आपको इस तरह के सिनेरियोज मिल सकते हैं कि मतलब पाइलोमेट्रिकोमा का पेशेंट हो और उसकी कोई GI फाइंडिंग्स हो, ठीक है ना। तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दीज थिंग्स। तो जहां पर भी कोई सिंगल स्किन लेजन इज एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ ट्यूमर, तो वो आपको सारी उसकी जो है ना चीजें एसोसिएशंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको वो क्ल्यू दे सकती हैं इन डायग्नोजिंग क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो दैट इज गिवन इन द MCQ एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड। अब जो है हम आ जाते हैं एज की तरफ। तो एनी एज और फीमेल्स जो है ज्यादा अफेक्टेड हैं मोर देन मेल्स। पैथोलॉजी में हम कहें तो ट्यूमर कहाँ पर होगा? हेयर फॉलिकल कहाँ होता है? डर्मिस में होता है। तो ट्यूमर इज सिचुएटेड इन द डर्मिस and it is composed of well circumscribed rounded island giving a lobulated contour, and the outer cells are small and their rounded nuclei crowded together make this region deeply basophilic. Normal mitotic figures can usually be seen. The cytoplasm is scanty and the cell margins indistinct, but intercellular connections can be seen. Towards the center of the mass, the cytoplasm becomes more abundant and eosinophilic, and the nuclear outline persists, but the chromatin is sparse and clumped in dark granules when all basophilic material disappears and a mummified ghost cell remains। ठीक है ना। इसकी हिस्टोलॉजी सारी जो इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल आपके यहाँ पर जो ये सेल्स हैं पाइलोमेट्रिकोमा के, जिसमें आपको लोब्यूल्स और बेसिलॉइड सेल्स नजर आ रहे हैं विच आर इंटरमिक्स्ड विद पेल पिंक एरियाज। तो ये जो लोब्यूल्स और बेसिलॉइड सेल है पेल पिंक एरियाज के साथ मिक्स हैं, जो कि बिल्कुल इन सेल्स का मिरर इमेज है जिन्हें हम गो सेल्स कहते हैं। और जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चरल या हिस्टोकेमिकल इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो हम देखेंगे कि हेयर मैट्रिक्स सेल मेच्योरिंग टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स और द रूट शीथ। अच्छा जी, the central areas often calcify and calcium can be demonstrated in the basophilic areas of the tumor। और इसके अलावा basophilic cells may be greatly reduced or disappear entirely। melanin भी present हो सकता है। तो basically इसकी histology में जो इसका clue point है that is the ghost cells। और अच्छा जी, और इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है? इसमें जो है आपको बुल्लस अपीयरेंस भी मिल सकती है, मे अकर consequent on lymphangiectasia, और एनेटोडर्मा कैन अकर इन द डर्मिस सराउंडिंग द ट्यूमर। और जो लास्ट लाइन है कि मेलानोसिटिक मैट्रिकोमा इज अ रेयर ट्यूमर कंसिस्टिंग ऑफ आइलैंड्स एंड नोड्यूल्स ऑफ द मैट्रिकल सेल्स दैट आर एसोसिएटेड विद कॉलोनाइजेशन बाय प्रोमिनेंटली पिगमेंटेड डेंड्राइटिक मेलानोसाइट्स। ठीक है, मेलानोसिटिक मैट्रिकोमा है तो उसमें मेलानोसाइट्स भी आ जाएंगे। जेनेटिक म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो बीटा कैटेनिन जीन को इसमें मार्क कर लें, और ये 75% ऑफ द पाइलोमेट्रिकोमास में बीटा कैटेनिन जीन म्यूटेशन आपको मिलती है। हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन पे अगर हम आए तो lesion is usually solitary, deep, dermal or subcutaneous tumor 3 to 30 mm in diameter। I'm not sure if I have placed a diagram of this। जी हाँ, ये है। ठीक है, अब अगर आप इसके डायग्राम को देखते हुए पढ़े तो ये solitary, डीप डर्मल या सबकुटेनियस ट्यूमर है, 3 to 30 मिलीमीटर इन डायमीटर हो सकता है। सिचुएशन कहाँ कहाँ सिचुएटेड होगा? हेड पर, नेक पर और अपर एक्सट्रीमिटीज पर। इसको अगर आप हाथ लगाएंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी इट इज वेरी फर्म एंड स्टोन हार्ड कंसिस्टेंसी, इट इज वेरी हार्ड इन कंसिस्टेंसी। और हमने वैसे भी कैल्शियम ऑक्यूमुलेशन की भी बात की है, तो इसी वजह से जो है आप ये सोच सकते हैं कि ये पाइलोमेट्रिकोमास जो है इनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और इसके अलावा आपको इसमें पीरियोडिक इन्फ्लेमेशन भी मिल सकती है जिसकी वजह से ग्रैन्युलोमेटस स्वेलिंग की तरह
भी आ सकता है। और हाइपरकैल्सीमिया अनयूजुअल केस एसोसिएटेड विद हाइपरकैल्सीमिया एंड हाई लेवल्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन हैज बीन डिस्क्राइब्ड। तो आपका जो पाइलोमेट्रिकोमा है, पी फॉर पाइलोमेट्रिकोमा, पी फॉर रिमेंबर हैव सम रिलेशनशिप विद द पैराथायराइड हार्मोन, तो आपको हाइपरकैल्सीमिया विद हाइपरपैराथायराइडिज्म इन पेशेंट्स के अंदर मिल सकता है पाइलोमेट्रिकोमा में। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी पैथोलॉजी की तरफ। जी, हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन होगी। अब हम इसकी डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की तरफ आते हैं। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में देखें तो इट्स अ बिनाइन लेजन, इसकी लोकल रिकरेंस की टेंडेंसी है और मेलिग्नेंट चेंज भी रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, मैनेजमेंट अगर हम इसकी करें तो अगर आपको कोई देखे पाइलोमेट्रिक कोमा है तो इसकी क्या प्रोग्नोसिस है, ये मेलिग्नेंट भी हो सकता है। वैसे तो ये बिनाइन है लेकिन आगे जाके मेलिग्नेंट भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है अगर हम इसको एक्साइज कर रहे हैं तो लोकली रिकर भी हो सकता है। मैनेजमेंट इज लोकल एक्सीशन and wider excision will be needed if malignancy is suspected. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पाइलोमेट्रिक कार्सिनोमा की तरफ। अब सारी चीजें वही हैं, हिस्टोलॉजी सब कुछ मिल रही है आपको वही, लेकिन अगर उसी के साथ आपको सेलुलर एटिपिया, आर्किटेक्चरल एटिपिया, इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोसिस मिल रही है, तो दैट इज कार्सिनोमा, नॉट simply oma. ठीक है, तो पाइलोमेट्रिक कार्सिनोमा is a malignant counterpart of पाइलोमेट्रिकोमा possessing metastatic potential. एंड जो है 90 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। एवरेज एज ऑफ प्रेजेंटेशन कार्सिनोमा एल्डरली एज में कॉमन है तो 70 इयर्स, मेल्स में जो है ज्यादा कॉमन है 10 फीमेल्स। अच्छा, आई हैव बीन लुकिंग इनटू इट, जितने भी आपके कार्सिनोमास है ना, बेशक बिनाइन फॉर्म्स उनकी फीमेल्स में कॉमन हो, लेकिन मेलिग्नेंट जो है मेल्स के अंदर ही कॉमन है। अच्छा जी, इसकी पैथोलॉजी की तरफ हम आए तो इसमें आपको very large predominant basaloid component मिलेगा with infiltrative growth pattern एंड उसके अलावा बाकी सारी हिस्टोलॉजी पाइलोमेट्रिक कोमा की तरह है, बस यही है कि आपको माइटोटिक फिगर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे एंड बोथ लिम्फेटिक एंड वस्कुलर इन्वेजन आपको मिलेगी। ठीक है, मेलिग्नेंसीज कार्सिनोमास दे इन्वेड, तो आपको यही सारी मॉर्फोलॉजी अगर इन्वेजन के साथ मिल रही है और एक्सेसिव माइटोटिक फिगर्स मिल रही है तो फिर जो है यू कैन थिंक ऑफ पाइलोमेट्रिक कार्सिनोमा। वही ट्यूमर आपकी क्या है, म्यूटेशन किस में है, वही बीटा कैटिनिन में है जो पाइलोमेट्रिक कोमा में मिली थी। एंड दे हैव बीन डेमोन्स्ट्रेट, इन्होंने कहा है कि बीटा कैटिनिन हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन पाइलोमेट्रिक कार्सिनोमा। इट सजेस्ट द एक्टिवेशन ऑफ ए कॉमन सेलुलर पाथवे इन बोथ टाइप्स ऑफ न्यूप्लाज्म डिस्पाइट द डिफरेंस इन द क्लिनिकल बिहेवियर। बेशक इनका क्लिनिकल बिहेवियर इज डिफरेंट, वन इज बिनाइन एंड द अदर वन इज मेलिग्नेंट, लेकिन इनकी म्यूटेशन सेम है। अच्छा जी, हिस्ट्री एंड क्लिनिकल फीचर्स की तरफ हम देखते हैं कि इट इज अ रैपिडली एक्सपेंडिंग फर्म नोड्यूल, क्योंकि हम पाइलोमेट्रिकोमा की भी बात कर रहे थे कि बहुत हार्ड नोड्यूल होता है ये, तो ये भी जो है रैपिडली एक्सपेंडिंग फर्म नोड्यूल होगा। और आपकी जो इसकी साइट्स हैं दैट इज हेड एंड नेक फॉलोड मच लेस फ्रिक्वेंटली बाय द ट्रंक, और इसके अलावा ये लोकली एग्रेसिव है और डिस्टेंट ऑर्गन्स तक भी मेटास्टेसाइज कर सकता है, जैसे कि लंग्स, बोन्स एंड लिम्फ नोड्स। और मैनेजमेंट में जो है हम लोकल एक्सेशन इसकी करते हैं, लेकिन अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने फिर फॉलो अप भी करना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ मेटास्टेटिक स्प्रेड। अब हम आ जाते हैं लेजन्स ऑफ द हेयर फॉलिकल मीजेनकाइम की तरफ से। अब हमने हेयर फॉलिकल की मैट्रिक्स के भी ट्यूमर्स पढ़ ले, अब हम जो है आते हैं लेजन ऑफ हेयर फॉलिकल मीजेनकाइम। अब जब आप मीजेनकाइम की बात करते हैं तो खुद ब खुद जहन में एक चीज आ जाती है कि मीजेनकाइम वही वाला पोर्शन होगा जहां पर डर्मिस जो है एंटर हो रही है, इमेजिनेट कर रही है हेयर फॉलिकल को, और वहां पर जो है आपके वेसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, तो बेसिकली वो सारा मीजेनकाइम बना रही है आपके हेयर फॉलिकल का। यहाँ पर जो है I might not be able to pronounce it very well. I think it's Harshaib or what. तो ये क्या है? This is considered to be a slowly reacting mechanoreceptor associated with the hair follicle. आपके hair follicle में वो जो portion जो के sensory portion होता है वो जो है basically ये चीज है। And neurofollicular hematoma is considered the same as trichodiscoma. अच्छा, ये जो है इन्होंने बड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको जो है ना थोड़ा सा अलग से अपने लिए लिख लीजिए। इसमें आप ये लिख लीजिए कि आपके जो मेंथियोमास है, यहाँ पे इन्होंने इसको जो है नाम मेंशन किया हुआ है, ये वाला मेंटलियोमा जो है,
मेंटिलियोमा में दो ट्यूमर्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक न्यूरोफॉलिक्यूलोमा आता है और एक जो है फाइब्रोफॉलिक्यूलोमा आता है। ठीक है, तो जो न्यूरोफाइब्रोक्यूलोमा है उसको ट्राइकोडिस्कोमा भी बोलते हैं। फॉलिक्यूलोमा जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइकोडिस्कोमा, और जो फाइब्रोफॉलिक्यूलोमा है इट इज ऑल्सो नोन एज पेरीफॉलिक्यूलर फाइब्रोमा, जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर जो है यही चीज डिस्कस हुई हुई है। लेकिन ये जो हार शेप, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस पॉइंट को कहते हैं। ये एपिडर्मिस में वो जो बल्ज होता है जहां पर आपका न्यूरोनल टिश्यू आता है उस साइट को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं ट्राइकोडिस्कोमा की तरफ। It's again age जो है young to middle aged individual, third to fourth decade of life, and there is no sex predilection. And पैथोफिजियोलॉजी की तरफ हम आए तो इसमें जो है आपको मिलेगा डिस्क्रीट बट नॉट इनकैप्सुलेटेड एरिया ऑफ माइक्सोइड पूरली सेलुलर स्ट्रोमा with focal collagen deposition is seen in the dermis associated with a proliferation of blood vessels, some of which are thick walled। ठीक है ना, वही आपको mesenchymal सारी मिल रही है। अच्छा, प्रोलिफरेटिव सेल CD34 पॉजिटिव होते हैं। स्पिंडल सेल कंपोनेंट भी आएगा, जाहिर बात है फाइब्रोब्लास्ट भी इसमें आ गए। ठीक है ना, और इसके अलावा स्पिंडल सेल कंपोनेंट अगर आ जाएगा आपके पास तो दैट विल बी न्यूरोफॉलिक्यूलर हेमाटोमा। और इसके अलावा पाइलोसेबेशियस यूनिट्स आर ऑफन सीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द माइक्सोइड स्ट्रोमा। और इसके अलावा इंटरेस्टिंगली इन्होंने कहा है कि अच्छा, अब ये जितने भी ट्यूमर्स हम पढ़ रहे हैं ना, ट्राइकोडिस्कोमा पढ़ेंगे, पहले पेरीफॉलिक्यूलर फाइब्रोमा पढ़ेंगे, तो इसके अंदर जो है आप ये चीज देखेंगे कि इनकी जो है क्लोज एसोसिएशन है विद द बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम। ठीक है, बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम के साथ इनकी एसोसिएशन है। और बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम में ही जो है एक्रोकॉर्डॉन लाइक लेजेंड्स आते हैं। व्हाट इज एक्रोकॉर्डॉन? यानी कि स्किन टैग लाइक लेजेंड्स आते हैं आपके पास। और उसके तो इसी वजह से आपको अगर किसी भी पेशेंट के अंदर मल्टीपल ट्राइकोडिस्कोमास या ट्राइकोफॉलिक्यूलोमास या एक्रोकॉर्डॉन लाइक लेजेंड्स मिलेंगे, तो उसके अंदर जो है आपने यू हैव टू थिंक अबाउट द बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम। और इसके अलावा इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो बर्गहार्ट ड्यूब सिंड्रोम है इसकी एसोसिएशन जो है रीनल न्यूप्लाज्म्स के साथ है। तो नॉट विद द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, नॉट विद एनी अदर कार्सिनोमा, बट इट इज विद द रीनल न्यूप्लाज्म्स। ठीक है, तो वी हैव टू screen the patient for that if we can find trichodiscoma or perifolliculoma fibroma, follicular fibroma in patients। और इसके अलावा इन्होंने इसमें बताया है कि कॉजेटिव जीन्स के अंदर क्या है, इट इज FLCN and it has been mapped to chromosome 17p12q11। तो ओवरऑल ये सब जो है बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन में अगर हम आए तो आपको मल्टीपल डिस्क्रीट फ्लैट टॉप प्यूल्स मिलेंगे 2 to 3 mm इन डायमीटर, सेंट्रल एरिया ऑफ फेस। बड़ी इसकी भी कॉमन सी पिक्चर है, इतना उस तरह से नहीं है कि एकदम से जो है हम देखें इसकी। आप ये देखें अब यहाँ पर कितनी ज्यादा इसकी जो लुक है बाकी जो भी हमने ट्यूमर्स पढ़े हैं उन्हीं के साथ है। तो दिस इज एसोसिएशन, दे हैव देयर एसोसिएशन विद द बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम। और किस मेलिग्नेंसी के लिए आपने स्क्रीन करना है पेशेंट को? फॉर द रीनल सेल कार्सिनोमा। अच्छा जी, हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन हो गई। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की तरफ आते हैं तो इट्स बिनाइन। मैनेजमेंट में अगर हम आए तो इट इज एक्साइज फॉर कॉस्मेटिक रीजंस। और बर्ड हॉक ड्यूब सिंड्रोम में स्किन लेजन्स जो है फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हो सकती है डिजीज की, तो इसीलिए आपने स्क्रीनिंग करनी है, फॉलोअप करनी है फॉर बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रीनल ट्यूमर। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लें। उन्होंने बार बार इस चीज को रिपीट भी किया हुआ है। अब आ जाते हैं पेरीफॉलिक्यूलर फाइब्रोमा की तरफ। पेरीफॉलिक्यूलर फाइब्रोमा जो है it shows differentiation in the connective tissue sheath of the hair follicle, and again it is a cutaneous hematoma of the unknown etiology। और हम mesenchymal tumors की बात कर रहे हैं तो obviously they will show differentiation towards the connective tissue sheath of the hair follicle। Incidence and prevalence, तो it is a very rare lesion। एज की तरफ अगर हम आए तो लेजन may be single and it can be congenital or acquired या multiple in case of late onset।
सेक्स में नो सेक्स प्रीडिलेक्शन, पैथोलॉजी में पैथोलॉजी इज दैट ऑफ अ स्ट्राइकिंग कंसेंट्रिक फाइब्रस प्रोलिफरेशन आपको मिलेगी अराउंड अ रिलेटिवली नॉर्मल पाइलोसेबेशियस ऑपरेटस। ठीक है, पाइलोसेबेशियस ऑपरेटस हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको बिल्कुल पाइलोसेबेशियस ऑपरेटस ही नजर आएगा नॉर्मल, लेकिन फाइब्रस प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और जेनेटिक्स इसकी बिल्कुल ट्राइकोडिस्कोमा की तरह ही है, हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन में बिल्कुल सिमिलर जिसे हमने अभी प्रीवियसली उसमें पढ़ी है, तो तकरीबन वही चीजें इधर डिस्कस हुई हैं। सिर्फ ये देख लें कि उन्होंने वापस यहाँ पर जो एक चीज बताई हुई है कि एसोसिएशन विद colonic polyps has been described and it is known as Hornstein-Nickern-Berg syndrome। ठीक है, जबकि बर्ड हॉफ ड्यूब सिंड्रोम में अगर उनके साथ ये लेजन्स आ रहे हैं तो तब जो है एसोसिएशन रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ है, लेकिन अगर इन्हीं ट्राइकोडिस्कोमा और फॉलिक्यूलोमा की एसोसिएशन आपको जो है अगर इट्स ट्यूमर हॉर्नस्टीक निकेनबर्ग सिंड्रोम, तो वहां पर जो इसकी एसोसिएशन विद कॉलोनिक पॉलिप्स है। ठीक है, अच्छा जी, डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में हम आए तो बिनाइन लेजन है, मल्टीपल पेरीफॉलिकुलर फाइब्रोमास आर एसोसिएटेड विद बर्ड हॉफ ड्यूब सिंड्रोम सिमिलर टू दैट वी स्टडीड अबाउट ट्राइकोडिस्कोमा। ठीक है, फाइब्रोफॉलिक्यूलोमा, फाइब्रोफॉलिक्यूलोमा भी आपको मिडिल एज, इट इज अ पेरीफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर, मिडिल एज में मिलता है, कोई सेक्स प्रीडिलेक्शन नहीं है, पैथोलॉजी में पूरली फॉर्म्ड पाइलोसेबेशियस फॉलिकल्स आपको मिलेंगे, इसमें वेल फॉर्म मिल रहे थे ऊपर के एंटिटीज में, इसमें पूरली फॉर्म्ड पाइलोसेबेशियस फॉलिकल्स आपको मिलेंगे, एंड आपको मिलेगी ऑब्वियस proliferation of the outer root sheath। तो जब outer root sheath की proliferation prominent मिलेगी तो फिर आपको clear cells उसमें नजर आएंगे उसकी हिस्टोलॉजी में। ठीक है, जेनेटिक्स इसकी बिल्कुल सेम है जो अभी हमने पढ़ी, और बाकी दोनों ट्यूमर्स के साथ हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन, तो ये तीनों ट्यूमर्स जो है ना आपके फाइब्रोफॉलिक्यूलोमा, ट्राइकोडिस्कोमा, पेरीफॉलिक्यूलर फाइब्रोमा, इनके एसोसिएशंस, प्रेजेंटेशन, हिस्टोलॉजी सॉर्ट ऑफ और जेनेटिक्स तकरीबन सभी सेम है। ठीक है, हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन में भी वही बात रिपीट हुई भी है, लेकिन यहाँ पर